हेलो सीए फाउंडेशन वालों, क्या हाल चाल आप सबके। तो फाइनली आपके आज का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया डन, और उसी के साथ सितंबर 25 अटेम्प्ट इज ओवर। बहुत दिनों से आप सब मेहनत कर रहे होंगे लगातार एक के बाद एक पेपर पे। उससे पहले भी सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, यानी जो भी बच्चा मैंने देखा आखिरी के दिनों में तो पूरा एफर्ट अपना लगा ही देता है। तो काफी दिनों के मेहनत के कंटिन्यूस प्रोसेस के बाद आज आपको फाइनली थोड़ा रिलैक्सेशन मिला होगा। आई थिंक आप सब कंफर्टेबल मोड में होंगे, और आज वो समय है जब हम बैठ के अपने पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि भाई हमारे एग्जाम जो हुए हैं वो हुए कैसे हैं। आमतौर पे हर एग्जाम से पहले मैं आपको बोलता हूं कि पिछले पेपर के बारे में मत सोचो मत सोचो, अगला पेपर इंपैक्ट होगा। बट अब वही काम करना है जो मैं आपको मना करने के लिए बोलता था, एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में मैं अपने सब्जेक्ट यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करवाऊंगा। आज हमारा पेपर था, जिस दिन पेपर हुआ है उसी दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। पेपर आपका 4 बजे खत्म होता है, मेरे पास लगभग 4:30-5 बजे आया पेपर। पहले मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश करी और लगभग अब 6-6:30 बजे के आसपास मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 100 के 100 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के हैं वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ। उनके कोई आंसर्स विद लॉजिक आपको समझाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है आईसीआई ने कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ करी है। वो क्वेश्चंस विशेष रूप से आपको हाईलाइट कराऊंगा, बताऊंगा क्या आपको वहां पर करना चाहिए था और क्या आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात, आप मेरा तो भाई मुझे जो फीडबैक मिलता है स्टूडेंट से उसी के बेसिस पे मैं बाकी सब्जेक्ट्स का फीडबैक बना के चलता हूं। इस बार लॉ का पेपर कैसा आया, इस बार मैथ्स का पेपर कैसा आया, जो बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं उसी के बेसिस पे हमें पता लगता है। तो पहले तो आप भी इस बार चारों पेपर दे चुके हैं, आप में से काफी सारे बच्चों ने पहली बार पेपर दिया होगा, कुछ ने हो सकता है दूसरी तीसरी बार दिया हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस बार पेपर का एनालिसिस क्या था, सारे सब्जेक्ट्स का कौन सा आपको इजी लगा, कौन सा आपको मुश्किल लगा, क्या आपको सारे एवरेज लगे, क्या आपका इस पेपर के बारे में कहना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरूर जरूर अपने बारे में बताइएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। पॉइंट नंबर 2 में जो डिस्कस करना चाहूंगा वो ये होगा कि हमारा जो अभी पेपर्स हैं, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का अगर एनालिसिस देखोगे आप 100% अपने मार्क्स गेस नहीं कर सकते, बिकॉज अ लॉट डिपेंड्स ऑन आईसीआई की चेकिंग। बट जो एमसीक्यू वाले पेपर है ना, वो तो आप वहां पर अगर ढंग से पेपर एनालिसिस देखो, लगभग लगभग आपका मोस्ट एक्यूरेट आपका रिजल्ट क्या होने वाला आप खुद ही गेस कर सकते हो। एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज वाई मैं इतनी डिटेल वीडियो यहां पे बताने वाला हूं। अब इकोनॉमिक्स के पेपर पे डिस्कस करने की बारी आऊं तो मेरा ओपिनियन पहले इस पेपर के बारे में क्या है। मेरे हिसाब से इस पेपर के अंदर ओवरऑल ये पेपर बहुत ही इजी जा रहा था, बट फालतू फोकट में लगभग लगभग मुझे ऐसे 4 से 5 एमसीक्यू मिले जहां पर आईसीआई ने सिंपली वो इतने टफ एमसीक्यू बनाए हैं, इतनी छोटी चीज पूछी है ताकि बच्चों का नंबर घटे। एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। 5-6 एमसीक्यू तो आईसीआई हमेशा ऐसा करता ही करता है, क्योंकि आईसीआई डज नॉट वांट कि बच्चा 100 में से 100 लेके चला जाए। बच्चे 100 में से 100 लेके आ जाएंगे, तो वहां पर वो 90s में रोकने के लिए आईसीआई करता है वो। मगर वो ऐसे ना, मेरे को 5 क्वेश्चन मिले हैं, चलो मैं अपने हिसाब से 5 बोल रहा हूं, बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे तो 7-8 मान लेता हूं। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मेरे हिसाब से कौन सा इजी है, एवरेज है और कौन सा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, या कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोलूंगा, जो इतनी डीप में एक छोटी सी चीज को पूछा हुआ है आईसीआई ने, उन क्वेश्चंस को हटा दूं तो ओवरऑल 85 से 90 क्वेश्चन तो यहां पर बहुत सिंपल सिंपल थे। यानी कोई भी बच्चा जो ढंग से तैयारी कर रहा था वो 80 प्लस तो मेरे हिसाब से आसानी से स्कोर कर सकता है। और वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बैक सीट पे रखते हैं, वो बाकी पेपर की तैयारी ज्यादा करते हैं, मैं उसको ब्लेम नहीं करता बच्चे को। बच्चे आमतौर पे लॉ पे ज्यादा मेहनत करते हैं, मैथ्स में करते हैं, इकोनॉमिक्स को थोड़ा आखिरी दिन के लिए रखते हैं। अगर आपने सिर्फ मैराथन से रिवीजन करी है, हमारा जो मैराथन था आखिरी दिन मैंने आपको बोला था, तो भी मेरे हिसाब से 60 प्लस तो पक्के पक्के हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और आपको याद होगा 1.5 डे स्ट्रैटेजी में मैंने आपको माइक्रो करने को पहले बोला था, उसमें तो भाई महा इजी पेपर आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतने सिंपल क्वेश्चन तो मैं टेस्ट में देने से पहले शर्मा जाऊं, जितने माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। तो चैप्टर 1 नंबर 1 को भी मैं 1 मिनट के लिए माइक्रो मान लेता हूं। 1 2 3 4 चैप्टर 5, इनके अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं, और इनका ओवरऑल वेटेज लगभग 40-45 मार्क्स की हो जाती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल थे। मैक्रो के अंदर खासकर चैप्टर नंबर 10 में इन्होंने बहुत पंगे करे हैं। चैप्टर 10 में बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ रखी हैं इन्होंने। तो दैट इज वन चैप्टर जो आपको पता है 10 में से 10 हम टारगेट भी नहीं करते उसके अंदर। सो दिस इज ओवरऑल माय ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा जरूर। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं सजेस्टेड आंसर अगर डिस्कस करूं, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई। मैंने भी ये पेपर मात्र आधे पौने घंटे में एक ही बार रीड किया है, तो मैं
पहली बार पढ़ के मेरा जो ओपिनियन बन रहा है जो आंसर्स का, मैं वो बता रहा हूं। आप बाद में कल को आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से अगर देखकर कंपेयर करके करोगे तो हो सकता है मेरा आंसर और आईसीआई के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बट मैं अपने हर आंसर के साथ साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन दूंगा, उसी के बेसिस पे आंसर करूंगा। बट ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो बाद में देखेंगे जब आईसीआई का सजेस्टेड आंसर आ चुका होगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये आपके जो क्वेश्चंस है ना, ये आपने जो आपके पास जो पेपर है हो सकता है ऊपर नीचे की सीक्वेंस में हो, बट ओवरऑल क्वेश्चन सेम रहेंगे। आईसीआई ऑब्वियसली अलग अलग सेट के अंदर क्या करता है, ऊपर नीचे कर देता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, जीडीपी से रिलेटेड। इफ अ कंट्री हैज द इकोनॉमिक डेटा, जीडीपी एट एमपी दे रखी है 2000 बिलियन, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, सब्सिडी दे रखी है, हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी। तो अगर जीडीपी एट एफसी की बात करूं, एफसी से एमपी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एफसी से एमपी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। तो एमपी से एफसी पे आने के लिए उल्टा करेंगे, जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और उधर से सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है ना, तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएंगे, सब्सिडी ऐड हो जाएगी। तो आंसर अगर हम यहां पे डालें जीडीपी एट एमपी 2000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे 250 प्लस सब्सिडी हो गई हमारी 100, तो 2000 माइनस 250 प्लस 100 आंसर आना चाहिए 1850। दिस इज द फर्स्ट आंसर 1850। एक बार जल्दी बताइएगा आपने भी यही टिक किया या नहीं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि जीडीपी का इससे काफी टफ क्वेश्चन हमने क्लासेस के अंदर हम करते हैं, हमारी बुक में भी इससे टफ क्वेश्चन दे रखे हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जिस बच्चे को बेसिक फॉर्मूला भी आता है, 12th क्लास की नॉलेज भी है, वो भी कर लेगा इसको। ठीक है, फिर इफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.4, देयर टोटल इनकम इज 25,000, व्हाट इज द टोटल सेविंग। हमारा एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस में हम इंक्रीमेंटल नहीं देखते, हम पास्ट देखते हैं, अभी तक कितनी सेविंग हुई है डिवाइड बाय अभी तक कितनी इनकम है। एपीएस हमारा 0.4 दे रखा है, सेविंग हमें पता नहीं है और इनकम हमारी कितनी है 25,000। तो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं सेविंग कितना हो गया 0.4 इंटू 25,000, 25,000 को अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आंसर कितना आएगा, द आंसर इज 10,000। दिस इज अगेन चैप्टर 6 का क्वेश्चन। चैप्टर 6 की वेटेज 15 नंबर ही होती है, तो ये भी बड़ा इजी वाला क्वेश्चन हमारा कैटेगरी का आ गया। पहले दो क्वेश्चन की अगर एग्जाम में इजी आ जाए ना तो एग्जाम की स्टार्ट बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। Which of the following is an anti-inflationary measure that puts downward pressure on the aggregate demand? आपकी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन होती है वो तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो जब इन्फ्लेशन को टैकल करना होता है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी में चाहे फिस्कल पॉलिसी में, हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को कम करते हैं। वही चीज इन्होंने दे रखी है। इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे एग्रीगेट डिमांड को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड में चार चीजें होती हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस केस के अंदर अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई अगर गिरेगी ना तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड पे असर आएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहां तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा, उल्टा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट गिराओगे, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी वाली चीज है, अगर आप इंटरेस्ट रेट गिराते हो तो उससे क्या होता है, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ने लग जाती है क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं मनी को, बैंक ज्यादा लोन देने लग जाते हैं। अगर उनको इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं लग रही, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, बिजनेसमैन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। हमें तो उल्टा ये करना है, हमें तो गिरानी है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस मतलब हमारी जो सी है ना वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। मतलब ये डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा। और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस टैक्सेस। अगर आप टैक्सेस को गिराओगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम सेम रहेगी मगर टैक्सेस के गिरने से खर्च करने वाली इनकम बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो सी बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों ऑप्शन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, जबकि क्वेश्चन ने ऊपर क्लियर कट बोल रखा है हमें एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्लियर कट आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आसान इसलिए लगते हैं क्योंकि 3 पॉइंट अगर पढ़ो ना, क्लियर कट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं, एक कम कर रहा है, बहुत ही आसान हो गया। अगेन चैप्टर नंबर मैं इसको बोलूंगा हमारा ये 7 और 8 दोनों का कंबाइंड ही हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप, हमारे कंजम्पशन फंक्शन में क्या करते हैं, हम यहां पर कंजम्पशन दिखाते हैं, यहां पर इनकम दिखाते हैं और ये हमारा सी कर्व होता है।
हमारा किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, जो भी वाई एक्सिस पे दिखाया है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय जो भी चेंज इन एक्स एक्सिस पे, तो चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, और ये हमारा क्या होता है एमपीसी के इक्वल। और अगर आपको याद होगा मैंने क्लास में नोटिंग भी कराई थी जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, क्योंकि हम एमपीसी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं इसलिए सी कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, एंड दैट इज द रीजन हम उसको कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं बनाते। ठीक है जी, तो एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी कर्व। ठीक है जी, What are the who are the economists जिन्होंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको क्या किया था, आप हर बैच के अंदर मैं बुक के आखिरी पेज पे सारे इकोनॉमिस्ट की लिस्ट बनवाता हूं, एक तो वो, और साथ साथ मैंने आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी दिया था जहां पर सारे इकोनॉमिस्ट का नाम दे रखा था। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। साइमन और रिचर्ड स्टोन, इनको बेसिकली वो भी दिया था, नोबेल प्राइज भी मिला था इस चक्कर में, तो दोनों का नाम अंडरलाइन मैंने क्लास में करवा रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस साइकिल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस? बिजनेस साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं? पहले हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती है, फिर पीक हो गया, फिर डाउन टर्न हो गया, फिर ये हो गया, फिर इसे बोलते हैं हम कौन सा केस? बूम। बूम के बाद अगला केस क्या आता है? पीक। इसे रिसेशन भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं ट्रफ, या इसी को डिप्रेशन भी बोलते हैं हम। और फिर ये जो अगर हमारा इसके बाद जो इंक्रीज आता है, इसे बूम बोलने की जगह कई बार हम रिकवरी भी बोल देते हैं। तो ये हो गया ना हमारे सारे केस। अब लेट्स गो वन बाय वन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कौन सी स्टेज में होती है? बूम। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन बिल्कुल केस कब आता है? ट्रफ के केस में। स्टैग्नेशन होता है जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी हुई पड़ी है फिर भी इन्फ्लेशन हो रही है। ये जरूरी नहीं है किसी इकोनॉमी के अंदर, कभी कभार हो सकता है। आमतौर पे जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती है प्राइसेस भी स्टैग्नेंट हो जाते हैं, बट ये यूनिक केस होता है। और ग्रोथ, कोई सेंस नहीं बन रहा पहले पॉइंट के अंदर, कुछ भी रैंडमली दे रखा है। फिर एक्सपेंशन, बूम का नाम एक्सपेंशन भी होता है, फिर पीक आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन, फिर ट्रफ। ये बिल्कुल सही लग रहा है अपने को। फिर रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, फिर बूम। चलो वैसे तो रिकवरी होता है बट बूम दे रखा है। फिर स्टेबलाइजेशन, नो देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। पीक को स्टेबलाइजेशन बोल सकते हैं बट आई हैव अ बेटर आंसर। तो सी पे मैं डॉट लगा रहा हूं, बट सी और बी में से मुझे चूज करना पड़ा, तो बी इज अ बेटर आंसर, क्योंकि हमारी बुक में ना स्टेबलाइजेशन नाम का कोई वर्ड नहीं दे रखा। देन वी हैव पीक और डिक्लाइन एंड रिकवरी एंड बूम। रिकवरी और बूम भाई होता ही एक चीज है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो बी और सी में से इफ आई हैव टू चूज वन आंसर, आई विल गो विद बी, बिकॉज दैट इज अ मोर एप्रोप्रिएट वर्डिंग्स, मोर एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी जो हमारी बुक में यूज कर रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये भी इजी की कैटेगरी में डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझसे पूछो, जिस बच्चे ने वो आखिरी में जो चार्ट बनवा रखा है आपको पूरे इकोनॉमिक्स का, वो पढ़ रखा है, उसके लिए तो बहुत ही आसान है। जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए तो मैं क्या ही कहने। अगेन ये भी बहुत इजी है, क्योंकि हमने तो इससे काफी ज्यादा डिटेल एनालिसिस क्लास में किया था। एमपीसी असली में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट कीन्स ने ऐसी assumption क्यों ली, वो सब डिस्कस कर रखा था। अभी तक मुझे एज सच कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा उस बच्चे के लिए जिसने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true about the duration and intensity of business cycle? Straight forward ICS स्टडी मेट का क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर, बिजनेस साइकिल है फिक्स ड्यूरेशन, सारे बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन सेम होती है। देखकर ही लग रहा है गलत है ये। बिजनेस साइकिल एग्जिबिट्स द सेम ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। क्या हर बिजनेस साइकिल का हर सेक्टर पे इंपैक्ट सेम होता है? द आंसर इज नो। एंड सेकेंडली, क्या सेम ड्यूरेशन के लिए होते हैं? द आंसर इज नो। बिजनेस साइकिल वेरीज इन ड्यूरेशन, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, बिल्कुल सही, एंड वेरीज इन इंटेंसिटी ऑल्सो। कुछ बिजनेस साइकिल बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के होते हैं, उनसे सारे सेक्टर्स को फर्क पड़ता है, काफी सब्सटेंशियल डिक्रीज आता है। कुछ बिजनेस साइकिल होते हैं आके कुछ महीनों में चले जाते हैं, यानी यहां तक की स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे शेयर द कॉमन फीचर्स, फीचर सबके कॉमन होते हैं। ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बदलती रह सकती है, दिस इज आवर एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। बिजनेस साइकिल्स डू नॉट वेरी इन ड्यूरेशन, अगेन डू नॉट वेरी दे रखा है, ये भी गलत है। तो 3 आंसर क्लियर कट गलत है, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, फिर व्हाट डज आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में मैं डालूंगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट सिलेबस के बाहर से आ गया, ये इसलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर 7 के अंदर जहां पर वो सारी डिस्कशंस कर रखी है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की, मैंने अपनी बुक में पूरी एक टेबल बना के दे रखी है आपको आर्टिकल वाइज। बट क्या वो टेबल सारे बच्चे याद करके जाते हैं? बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बहुत कम बच्चे याद करके जाते हैं उस टेबल को। उसके अंदर हमने आर्टिकल वाइज समझ रखा था, आर्टिकल 270 से लेकर 282 तक के आर्टिकल तक सारे मैंने आर्टिकल आपको बताए थे, कौन सा आर्टिकल क्या क्या बोलता है। तो उस केस के अंदर हमारा आर्टिकल 275 किससे रिलेटेड है? ये ग्रांट से रिलेटेड है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो आपको स्टेट्स को देने ही देने हैं। जो दूसरे ग्रांट्स हैं वो 282 के अंदर आते हैं। सरचार्ज हमारा आर्टिकल 270 और 271 के अंदर कवर हो जाता है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी ग्रांट इन ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। टफ इसके लिए बोल रहा हूं
क्योंकि वो बच्चा जो एक एक चीज पढ़ के गया अच्छे से वो तो इसको कर लेगा, बट बाकी बच्चों को वहां पे कंफ्यूजन डेफिनेटली आई होगी। The advent of mobile phones, which led to a boom in telecom industry, exemplifies which external cause? क्वेश्चन ने पहले क्लियर कर दिया, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बूम या रिसेशन आ रहे हैं, तो वो हमारा एक एक्सटर्नल कॉज है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल कॉज है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉजेज में क्या कवर होता है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होते। इकोनॉमी के अलावा वॉर, पोस्ट वॉर रिकवरी, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बट उसका इनडायरेक्ट असर इकोनॉमी पे हो रहा है। अब सर ये तो क्वेश्चन नहीं बता दिया कि एक्सटर्नल फैक्टर, हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस एक्सटर्नल फैक्टर का नाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजी शॉक, टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन तो हो नहीं सकता और रेगुलेशन भी नहीं हो सकता। नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके दो ही नाम हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है मार्केट में ऑल टुगेदर कोई नई टेक्नोलॉजी है, उसने बिजनेस करने का तरीका बदल दिया। टेक्नोलॉजी शॉक का मतलब होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा। अब आईसीआई की बुक में दे रखा है टेक्नोलॉजी शॉक, तो हमारा आंसर डेफिनेटली आईसीआई जो देगा वो टेक्नोलॉजी शॉक देगा। बट अगर आप मुझसे सिर्फ पूछो कि क्या आंसर होना चाहिए, हाँ जी सॉरी मैं ये कह रहा था, तो आइडियली अगर हम आईसीआई के आंसर के हिसाब से चलेंगे तो प्रॉपरली टेक्नोलॉजी शॉक ही वर्ड देखना पड़ेगा हमें। बट अगर एज अ लेमैन पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन और टेक्नोलॉजी शॉक में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे बिजनेस करने का तरीका बदल जाए, उसे टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन बोलते हैं। मेरे हिसाब से उससे भी इकोनॉमी में फर्क आ सकता है। तो आईसीआई ना कई बार हाइपर टेक्निकल हो जाता है इस टर्म्स में कि भाई जो वर्ड मेरी बुक में दे रखा है ना, मेरे को वही वर्ड चाहिए। और बुक में हमारे टेक्नोलॉजी शॉक वर्ड दे रखा है, मैंने टेबल बना के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें टेक्नोलॉजी शॉक वर्ड दे रखा है। तो अगर कोई बच्चा वो वर्ड याद कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहां पे कंफ्यूजन जरूर आई होगी, क्योंकि जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है आईसीआई वो मांग रहा है। आई बिलीव आईसीआई को पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करनी होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ के ऐसे डालता है चेक करने के लिए कि भाई मेरी बुक पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। और हमने अपनी बुक में जानबूझ के आईसीआई की सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रखी हैं ताकि आप कर सको। ठीक है, तभी मैं हमेशा ना अपनी क्लास में बार बार बोलता रहता हूं कि इकोनॉमिक्स में अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको रीड करनी पड़ेगी बुक। बट वो मेरी बात सुनता कोई नहीं है, वो अलग बात है, मुझे भी पता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो मैंने देखे हैं लाइन बाय लाइन हर चीज रीड करते हैं और उसको 2-3 बार रीड करते हैं। जो बच्चों ने ऐसा किया होगा उनको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उन्होंने आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा। बट जो ऊपर ऊपर से देखते हैं, सिर्फ मैराथन सुन के जाते हैं, उनको ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ने में ऑब्वियसली दिक्कत आती है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर डिजाइंड इन अ वे दैट वही बच्चा कर सके जो किताब पढ़ के आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग बैड ट्रेड? बैड ट्रेड बोले तो रिसेशन, रिसेशन के फीचर्स पूछ रहा है वो। राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भाई ये तो बूम के फीचर हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है जी। फॉलिंग प्राइसेस, रिसेशन के दौरान आपकी डिफ्लेशन हो जाती है, प्राइसेस गिरने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यस ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है। हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल गलत, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो पर होता है, ये बिल्कुल लो नहीं तो एटलीस्ट डिक्लाइन कर रहा होता है। इंक्रीजिंग डिमांड एंड प्रोडक्शन, ये भी अगेन बूम का है। तो ये 3 फीचर तो क्लियर कट बूम के दिख रहे हैं, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बी पॉइंट रिलेट्स टू हमारा बैड ट्रेड, यानी आप बोल सकते हो रिसेशन। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन में मैंने कंफ्यूजन लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कंफ्यूजन है, आंसर तो शॉक ही होगा। कंफ्यूजन से लिख रहा हूं कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने टफ की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि ये बच्चा वही कर पाएगा जो एक एक चीज को याद करके गया। चलिए पहले 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से गड़बड़ थे, बाकी सारे बिल्कुल सही थे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टिपिकली इन्वॉल्व्स, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है? जहां पर हम एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे होते हैं, इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी पॉलिसी हम कब अप्लाई करते हैं? जब हम मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही होती है, वहां पर एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। अब वो कह रहा है इनमें से क्या क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड में C+I+G+X-M होता है, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दोगे एग्रीगेट डिमांड कम थोड़ा होगा, बिल्कुल ही गलत। और रिड्यूसिंग टैक्सेस, टैक्सेस अगर गिराओगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। तो ये तो दोनों चीजें वो हैं जिनसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल गलत। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल सही, ये चीज करो। बट एन इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ाओगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी और लोग खर्चा कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड को कम करने वाले हैं। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग द टैक्सेस, भाई ये तो कंफ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में दोनों। क्यों कंफ्लिक्ट कर रहे हैं? तुम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाओगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तुम टैक्सेस बढ़ाओगे एग्रीगेट डिमांड घट रही है, तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे। रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूस द टैक्स, अगेन ये भी कंफ्लिक्ट करेंगे आपस में। क्यों? गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप गिरा रहे हो,
एग्रीगेट डिमांड गिरेगी इससे, ऑन दी अदर हैंड टैक्सेस अगर गिरा रहे हो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी कंफ्लिक्टिंग है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस मतलब इनकम बढ़ने के बेसिस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो प्रोग्रेसिव, टू सप्लाई एसेंशियल फूड ग्रेन्स टू सब्सिडाइज प्राइस टू बीपीएल हाउस होल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। चैप्टर नंबर 7 के यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें 3 तरह के फंक्शन दे रखे हैं। एलोकेटिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पर सरकार क्या करती है, इंटरवीन करके मार्केट फेलियर्स को डील करती है। मार्केट फेलियर मतलब कोई चीज की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, कोई चीज की अंडर प्रोडक्शन हो रही है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर हम इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा करते हैं ताकि इन्फ्लेशन या रिसेशन को दोनों को अवॉइड कर सकें। रीडिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिनके लिए बेसिक सर्वाइवल भी मुश्किल हो जा रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए बेनिफिट देते हैं, और जो अमीर लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं। इन प्रोडक्शन फंक्शन तो मतलब ही अलग होता है, तो माइक्रो का टॉपिक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में से कौन सा फंक्शन गवर्नमेंट करते दिख रही है, अमीरों पे टैक्स लगा रही है और गरीबों को सस्ते रेट में सामान बांट रही है, तो क्लियरली इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द राइट टू एजुकेशन, अगेन भी ये भी सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी ऊपर वाला भी मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विच मैंडेट्स फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 इज एन एग्जांपल ऑफ। हम हर बच्चे को इस एक्ट के अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, वो किसका एग्जांपल है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ये तो हमें पता ही है। किस चीज के लिए, मेरिट गुड्स के लिए, डीमेरिट गुड्स के लिए, पब्लिक गुड्स के लिए, एक्सटर्नैलिटी के लिए। अब आप देखो एजुकेशन कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्या एजुकेशन को आप डीमेरिट गुड्स बोल सकते हो, बिल्कुल गलत। डीमेरिट वो गुड्स होते हैं जिसका असर बाकियों पे नेगेटिव पड़ रहा होता है, तो एजुकेशन का असर तो पॉजिटिव है, इट्स अ मेरिट गुड, ये आंसर हो सकता है। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो एक्सक्लूडेबल नहीं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। बट मुझे बताओ एजुकेशन क्या एक्सक्लूडेबल है, द आंसर इज यस। जो बच्चा फीस पे करेगा, अगर मतलब फ्री एजुकेशन ना होती तो एजुकेशन के अंदर फीस पे करने वाले बच्चे को ही हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना, एडमिशन देते हैं। तो यहां पर पब्लिक हमारी जो एजुकेशन है वो पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। और एक्सटर्नैलिटी में आई एग्री, ये आंसर हो सकता है क्योंकि एजुकेशन की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में भी हम क्या करते हैं, हम या तो बोलते हैं सब्सिडी दे दो या फ्री में प्रोवाइड कर दो। तो यहां पर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती। बट अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है मेरिट गुड्स जहां पे क्लियर कट आंसर है कि हाँ भाई ये मेरिट गुड्स है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले। दूसरी तरफ है एक्सटर्नैलिटी जहां पर क्लियर नहीं है कि वो नेगेटिव की बात कर रहा है या पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो इफ आई हैव टू चूज बिटवीन ए एंड डी, आई विल गो विद ए। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया, डी भी हमारा हो सकता है अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता, बट अगर मुझे बेटर आंसर चूज करना है इट विल बी ए। ठीक है, आई थिंक बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हाँ दिस इज एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन जहां पे बच्चे को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, बेसिकली पब्लिक गुड्स। अगेन जिस बच्चे ने चार्ट वो पढ़ के गया था, हमारा लास्ट पेज पे भी जो बना रखा था, उसके लिए आसान क्वेश्चन है, पॉल सैमुएल्सन। If the government revenue receipts are 10,000 crore, capital receipts other than borrowings are 2,000 करोड़, revenue expenditure दे रखा है, capital expenditure, fiscal deficit बताओ। fiscal deficit का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और माइनस कैपिटल रिसीट्स, बट कैपिटल रिसीट्स में अदर देन लोन्स, लोन्स के अलावा वाली कैपिटल रिसीट्स। सारे खर्चे में से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट अदर देन लोन वाली माइनस कर दो। तो पहले हम क्या करते हैं, खर्चे देखते हैं। खर्चा हो गया 12,000 और 5,000, खर्चा तो आ गया 17,000 करोड़ का। रिसीट्स की बात करूं ये हो गई 10,000, और क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, उसने खुद ही अदर देन बोरोइंग्स वाली कैपिटल रिसीट्स दे दी है, वो भी माइनस करके मैं निकाल लेनी पड़ेंगी। 10 और 12 ये हो गया कितना, 12,000। 17,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ की रिसीट माइनस करो तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ जाएगा, 5,000 करोड़। मैं तो कहूंगा वेरी सिंपल, जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है उसके लिए तो बिना कैलकुलेटर के ही हो जाएगा ये डन। Dash is defined as the excess of total expenditure over total revenue and the difference between all receipts and expenditure। देखो expenditure अदर में receipts में अदर देन लो तो फिस्कल डेफिसिट होता है, बट जब सारी रिसीट और एक्सपेंडिचर को देखते हैं उसे बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। When all receipts, तो यहां पर all वर्ड को ध्यान रख के आंसर बजटरी डेफिसिट आएगा। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने यहां पर शायद फिस्कल डेफिसिट क्लिक कर दिया हो, मतलब टिक कर दिया हो। फिस्कल डेफिसिट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पर रिसीट्स अदर देन बोरविंग्स होती हैं। ठीक है, तो अगेन यहां पर कुछ बच्चों का हो सकता है गड़बड़ की उन्होंने आंसर में, बट मेरे हिसाब से आईसीआई के सजेस्टेड आंसर के अंदर सी पार्ट ही आएगा। ठीक है, द सिचुएशन व्हेन द मार्केट डज नॉट सप्लाई प्रोडक्ट्स एट ऑल
एट ऑल मतलब बिल्कुल बनाते ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सच प्रोडक्ट्स आर वांटेड बाय द पीपल। दो तरह के मार्केट फेलियर होते हैं, फुल मार्केट फेलियर और पार्शियल मार्केट फेलियर। फुल मार्केट फेलियर तब होता है जब आप प्रोडक्ट बनाते ही नहीं हो, और पार्शियल मार्केट फेलियर तब होता है जब या तो उसकी ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो या अंडर प्रोडक्शन कर रहे हो। अब यहां पर एट ऑल का मतलब बिल्कुल बनाते ही नहीं हो। पब्लिक गुड्स के केस में होता है कंप्लीट मार्केट फेलियर। जो हमारे मार्केट फेलियर के चारों एग्जांपल बुक में हैं, मोनोपोली, एक्सटर्नैलिटी हो गया, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन फेलियर हो गया, और पब्लिक गुड्स हो गया। मैंने वहां पर आपको क्लियर कट लिखवाया था, इंफॉर्मेशन फेलियर में कंप्लीट नहीं पार्शियल मार्केट फेलियर होता है, मोनोपोली की वजह से पार्शियल मार्केट फेलियर होता है, एक्सटर्नैलिटीज की वजह से भी पार्शियल मार्केट फेलियर होता है, बट पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स हैं जहां पे कंप्लीट मार्केट फेलियर होता है। यहां पर क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, उस वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला इसे देने को तैयार ही नहीं है, इसलिए सरकार को ही ये पब्लिक गुड्स देने पड़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। For the initial deposit of 6 लाख, the credit creation is calculated at 50 लाख. What is the required reserve ratio? 6 लाख का इनिशियल डिपॉजिट हुआ, ये बेसिकली मनी की सप्लाई वाले टॉपिक से है, चैप्टर 8 का यूनिट नंबर 2 है ना, वहां पर हम इनिशियली करेंसी इशू करते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, उसके बेसिस पे बैंक्स लोन वगैरह देते हैं और ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करते हैं, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हमारा यहां पर कितना निकल के आया, मल्टीप्लायर हमने 6 लाख के डिपॉजिट के चक्कर में 50 लाख की मनी क्रिएट कर दी, तो हमारा मल्टीप्लायर निकल के आया है यहां पर 50 डिवाइड बाय 6, द आंसर इज 8.33। 8.3333 टाइम्स हमने क्या करा, अपने इनिशियल हाई पावर्ड मनी से मनी क्रिएशन कर दी। अब ये हमारा होता क्या है, वैसे तो मनी मल्टीप्लायर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी मतलब एक्सेस रिजर्व रेशियो, करेंसी रेशियो, वो सब नहीं दे रखा, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो निकालना है। यानी यहां पर मनी मल्टीप्लायर नहीं, क्रेडिट मल्टीप्लायर को बेस बना रखा है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, और अब यहां पर अगर हम करें आर डिवाइड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8.33, 8.33 अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, चलो 8 डिवाइड बाय 8.3333 इनटू 100, द आंसर इज 12%। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर चैप्टर ए करके गए हो, इससे टफ टफ क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं काफी। हमारी इवन बुक में भी जो क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मेट के कराए थे काफी टफ थे, ये तो बहुत इजी है, बट हाँ क्लिक करना चाहिए कि भाई निकालना कैसे है। तो मैं इसको इजी तो नहीं, एवरेज की कैटेगरी में डाल देता हूं। एवरेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग में क्लिक करना जरूरी है। ठीक है, फिर Alex has comprehensive car insurance which cover most of the repairs if his car is damaged in an accident. As a result, the he drives more recklessly. उसे पता है मेरा इंश्योरेंस है, आराम से गाड़ी चलाओ, बढ़िया तेज स्पीड में 150-200 की स्पीड पे, knowing that his insurance will cover the damage. Over time he gets into more accidents, files for more insurance claims, careless driving. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर टॉपिक दे रखा था। वहां पे दो टॉपिक दे रखे हैं, एक होता है हमारा लेमन्स प्रॉब्लम, जहां पर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देते हैं, और दूसरा होता है मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड होता है जब आपके एक्शन को दूसरा पर्सन देख नहीं सकता, इसलिए आप रेकलेसली बिहेव करते हो, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, मॉरल हैजार्ड। लेमन प्रॉब्लम तब होती है, लेमन प्रॉब्लम में भी इसका एग्जांपल होता है, वो तब होता है अगर क्वेश्चन कहता है कि देखो जी बैड क्वालिटी इंश्योर्ड पर्सन की वजह से ना इंश्योरेंस कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया, और अब जो जेन्युइन अच्छे ड्राइवर हैं जो इंश्योरेंस कराने के बाद भी ड्राइव अच्छा करते हैं, उनको भी ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो वो लेमन्स प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले लोग मतलब अच्छे ड्राइवर इंश्योरेंस कराना बंद करा देते। अगर इस क्वेश्चन को वैसे ड्राफ्ट किया गया होता तो लेमन्स प्रॉब्लम होती, बट वैसे आप रेकलेसली बिहेव कर रहे हो क्योंकि आपके एक्शन को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो मॉरल हैजार्ड रहेगा यहां पर आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, जिस बच्चे ने डीप में पढ़ रखा है वही आंसर कर पाएगा। आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ऑल द फंड फ्लोज वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए बैंकर। हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर, तीन तरह के फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिससे हम बार बार पैसे पार्लियामेंट से ले लेके खर्चे करते रहते हैं, और लास्ट में होता है हमारा पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट वो होता है जहां पर सरकार बैंकर की तरह बिहेव कर रही होती है, और यहां पे मैंने आपको बताया था पीपीएफ नाम की स्कीम होती है, नेशनल सेविंग स्कीम होती है एक। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी पैसा एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पे ड्यू हो जाता है, ये सारा पैसा अल्टीमेटली सरकार ने अपने पास इसलिए रख रखा है क्योंकि ये एम्प्लॉयज को वापस देना है, बस फर्क ये आज नहीं, उनकी रिटायरमेंट पे या एक पीरियड के बाद देना है। तो यहां पर यहां पर हमारी गवर्नमेंट एक तरह से बैंक की तरह बिहेव कर रही है, और ये सारा पैसा पब्लिक अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है, चलिए। इफ द मनी सप्लाई इज 1000 बिलियन, द मॉनिटरी बेस हमारा मतलब हाई पावर्ड मनी 2000, व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर तो बड़ा ही सिंपल, हमारा मनी सप्लाई की फॉर्मूला क्या होता है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू हमारा मॉनेटरी बेस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर।
मॉनेटरी बेस कितना गुना हुआ वही होता है ना। अब मनी सप्लाई है 1000 बिलियन, 200 बिलियन से मॉनेटरी बेस आया तो मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। बिना क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करे खुद सोचो, मॉनेटरी बेस 200 से 1000 का मनी सप्लाई आ गया, यानी मल्टीप्लायर कितना है, द आंसर इज 5। ठीक है। What is the primary objective of the monetary policy in most countries? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हमारे देश में किसको टारगेट करता है, इन्फ्लेशन को। आपको याद होगा पूरा एक पेज दे रखा है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जहां पर हमने इन्फ्लेशन की टॉलरेशन लिमिट दे रखी है। बट इन्फ्लेशन के चक्कर में हम ग्रोथ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह से अपने रेट्स रखने पड़ते हैं, रेपो रिवर्स रेपो के, कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लें 2 से 6% की कैटेगरी में, और एट द सेम टाइम हम देश की ग्रोथ एग्रीगेट डिमांड में भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो यहां पर क्या है, टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डील करती है। टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही, बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टू प्रमोट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, अगेन गलत, एक्सपोर्ट के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इनडायरेक्ट असर पड़ता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हम करेंसी के रेट को चेंज कर सकते हैं, बट एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट के अंडर आती है आमतौर पे। कंट्रोल एक्सचेंज रेट, अगेन एक्सचेंज रेट में हमारा इनडायरेक्ट असर होता है जब हम फिक्स रिजीम में ना जाकर फ्लक्चुएटिंग रिजीम में सरकार आरबीआई बीच में इंटरफेयर करती है, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एक्सचेंज रेट में आरबीआई तभी इंटरफेयर करती है जब इंटरफेयर करने की जरूरत है। आज के दिन में फिक्स रेट रिजीम तो है नहीं, फ्लोटिंग रिजीम है विद मैनेज्ड फ्लोट है, तो वहां पर आरबीआई रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरफेयर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आएगा पॉइंट नंबर बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के टूल होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव जो पूरे सेक्टर पे, मतलब सारे देश में हर सेक्टर पे इंपैक्ट डालते हैं, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स हमारे कौन से होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर क्रेडिट को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। अब हमारा यहां पर कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वांटिटेटिव टूल कौन सा नहीं है, यानी सीधा बोल दो इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टूल है। आपको यह देखना है इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जिससे सिर्फ किसी एक सेक्टर के लिए मनी सप्लाई को कम ज्यादा किया जा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव टूल में आते हैं, एसएलआर क्वांटिटेटिव में, सीआरआर क्वांटिटेटिव में, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि यहां पर सरकार क्या करती है, सरकार नहीं सॉरी आरबीआई कुछ सेक्टर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह चेंज कर देती है, या बैंक्स को बोलती है मत करो, कुछ सेक्टर के लिए अलाउ कर देती है। क्वेश्चन 24, Which of the following statements are true in relation to cryptocurrency? अब ये चीज ना हमारा चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जो आपका यूनिट नंबर 1 है या यूनिट नंबर 2, हाँ यूनिट नंबर 1 है, जहां पर मनी डिमांड के बारे में डिस्कस कर रखा है, पूरा एक टॉपिक दे रखा है क्रिप्टो के बारे में, वहां पर 2018 के सर्कुलर के वगैरह के बारे में बता रखा है। पहले तो आपको याद हो हमने डिस्कस किया था क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में लीगल है, बट हमारे देश में लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर ना होने का मतलब क्या हुआ, ये एक आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। इट कैन बी यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट नॉट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसको लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया गया। फिर हमने पूरी कहानी आपको क्लास में बताई थी, 2018 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, उसने कहा था जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन पे मतलब क्रिप्टो होल्ड करना आज भी हमारे देश में इलीगल नहीं है, बट क्रिप्टो एक्सचेंजेस से बैंकिंग फैसिलिटी छीन ली थी। बाद में फिर हमने क्या किया कि 2018 का जो सर्कुलर है उसे इनएप्लीकेबल कर दिया था, तो क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना लीगल है एज एन एसेट, जैसे प्लॉट खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, बट उसे लीगल टेंडर की तरह यूज करना, उसे करेंसी की तरह यूज करना अलाउड नहीं है। चलिए, दे हैव अचीव्ड सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन, लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिली इनको। दे आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज ए करेंसी, ट्रू, लीगल टेंडर नहीं है। दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज मनी, ट्रू, मनी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इन इंडिया इट सर्व्स एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेम वे एज ट्रेडिशनल मनी डज, फॉल्स। कोई अपनी मर्जी से उसे यूज कर ले ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज अलग बात है, बट मनी की जैसे रिकॉग्निशन हर जगह है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। क्या वो वाला केस है? आंसर इज नो। तो स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे सही हो गई, आंसर आ गया 2 एंड 3। ठीक है। When the speculative demand for money becomes perfectly elastic, ये कीन्स का मॉडल है हमारा। कीन्स ने कहा था 3 तरह की डिमांड होती है हमारी, उसमें थर्ड तरह की डिमांड जो है, पहली दोनों जो डिमांड थी प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन, वो तो इनकम पे डिपेंडेंट है, बट जो स्पेकुलेटिव डिमांड है उसने कहा था इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है। अगर आपको याद हो वहां पर हमने यहां पर ये इस तरह से बनाया था कि ये हमारे इंटरेस्ट रेट है और ये हमारी मनी की डिमांड है। इस तरह से आने के बाद एक समय बाद वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट क्यों हो जाता है? जब हमारा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच जाता है, उसके बाद हमारी मनी की डिमांड स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हर इंसान
एक हद से ज्यादा अपना मतलब सारा पैसा ही मनी में स्टोर करने लग जाता है, बॉन्ड खरीदता ही नहीं है। जीरो इंटरेस्ट रेट पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं, तो व्हाई वुड यू होल्ड बॉन्ड। और यहां से आपको लगता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सॉरी प्राइस यहां से आपको लगता है इंटरेस्ट रेट ऊपर ही जाएंगे, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। दैट इज वाई आप बॉन्ड में होल्डिंग बिल्कुल खत्म कर देते हो और सारे पैसे मनी के अंदर रख लेते हो। इसे इसका नाम क्या था, इसका प्यारा सा नाम था लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है जी, ये इसके ऊपर पूरा टॉपिक दे रखा है, आपसे तो सिर्फ नाम ही पूछा गया है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कौन सी होती है, जब आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन, रेपो रिवर्स रेपो के अंदर जो लिमिट है शॉर्ट टर्म लोन लेने की या देने की, वो लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है रेपो के अंदर बोलूं, तो आप एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह आरबीआई से पैसे ले लेते हो। आरबीआई आपको कहता है कि आपको मनी मार्केट से बोरो करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ही लोन ले लो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, बट मैं हायर रेट पे दूंगा। वो हायर रेट क्या होता है, वो रेट होता है रेपो प्लस 1। अब क्वेश्चन ने यही पूछा है विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शंस। मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है रेपो प्लस 1 अप। प्रॉब्लम ये है यहां पर ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन ही नहीं है। और ये जो दो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1 और 2, भाई मुझे नहीं पता इसमें करना क्या चाहता है आईसीआई। ये क्या करना चाह रहा है आईसीआई, एमएसएफ इज इक्वल टू रेपो प्लस 1 एमएसएफ। भाई इस हिसाब से तो एमएसएफ से एमएसएफ कट गया, रेपो इज इक्वल टू 0 हो गया। यही मतलब निकला ना फिर तो। और ये हो गया तो इसका मतलब निकला 2 एमएसएफ इज इक्वल टू रेपो। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट का कोई सेंस नहीं है जो ऊपर दे रखा है। इट इज प्रोबेबली अ मिसप्रिंट बाय आईसीआई। आंसर इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, ऊपर वाले में कोई नहीं है। बट अगर अब मैं पेपर दे रहा हूं, मैं एग्जाम में बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मजबूरी में ये मान के चलूंगा कि भाई ऊपर वाले पॉइंट में भी वो रेपो प्लस 1 बोलना चाहता है, तो ये और ये मिलाकर ऑप्शन 1 और 3 मिलाकर मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 एंड 3 शुड बी दी करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आपको करके आना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको बोल दूं ऑप्शन नंबर 1 का कोई सेंस नहीं है, ये इनसे मिसप्रिंट है। तो दो चीजें होंगी, एग्जाम में अगर मेरे को टिक करके आना है तो मेरे हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर 3 टिक करके आऊंगा, क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 1 रेपो प्लस 1 एमएसएफ नहीं होना चाहिए था, और रेपो प्लस 1 हमारा आंसर सही होना चाहिए यहां पर भी और यहां पर भी। बट अब मेरे को सिर्फ ऑप्शन 3 का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो 1 एंड 3 बाकी। क्योंकि यहां पर ड्राफ्टिंग एरर है, इट इज पॉसिबल कि इस क्वेश्चन के ऊपर ग्रेस मार्किंग मिल जाए, क्योंकि यहां पर 1 और 2 के अंदर पक्का पक्का कोई मिस प्रिंटिंग ही मुझे लग रही है, तो देयर आर हाई चांसेस यहां पर ग्रेस मार्किंग मिल जाए। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मैं इस समय पेपर में बैठा एक स्टूडेंट हूं, ज्यादा बैठ के एनालाइज नहीं कर सकता, उसको पेपर भी पूरा करना है, मैं उसको सी ऑप्शन को टिक करके आऊंगा। बाकी ग्रेस मार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी मिस प्रिंटिंग की वजह से, वो आईसीआई बताएगा, उस पर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, ये अगेन मनी की डिमांड की थ्योरी से रिलेटेड है। फ्राइडमैन, हाउ डज द प्राइस लेवल एज डिटरमिनेंट अफेक्ट द नॉमिनल डिमांड। फ्राइडमैन की थ्योरी के हिसाब से क्या था, उसने कहा था आप फ्यूचर की जो भी इनकम्स है उन्हें, फ्यूचर की इनकम्स को आज डिस्काउंट ऑफ कर लो, और जैसे किसी कैपिटल एसेट की वैल्यूएशन होती है फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट करने के बाद आज की प्रेजेंट वैल्यू, सेम वे में मनी की डिमांड निकलेगी। तो बेसिकली इसको डिस्काउंट करने के बाद हमने नाम दिया था परमानेंट इनकम, इसलिए हम बोलते थे फ्राइडमैन की थ्योरी के अंदर आपका जो मनी की डिमांड है वो परमानेंट इनकम पे डिपेंडेंट है, विच इज फ्यूचर की इनकम्स को डिस्काउंट ऑफ करने के लिए। अब फ्यूचर की जो इनकम्स है उसमें प्राइस और आपकी रियल नॉमिनल इनकम दोनों मैटर करेंगी। तो यहां पर हमारा फ्यूचर की जो इनकम है, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ता दिख रहा है तो फ्यूचर कैश इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, आज की परमानेंट इनकम बढ़ जाएगी, और आज की परमानेंट इनकम बढ़ जाएगी तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। वैसे तो बुक में क्लियर कट दे रखा है रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने कहा था रटना ना पड़े, इसीलिए बिकॉज यहां पर अल्टीमेटली आप फ्यूचर की इनकम्स को ही डिस्काउंट कर रहे हो। इन्फ्लेशन बढ़ी तो फ्यूचर की इनकम्स बढ़ जाएंगी, नॉमिनल इनकम्स, और हमारा आज मनी डिमांड ज्यादा आएगी। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि प्राइस के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा फ्यूचर इनकम्स होंगी, उतना ज्यादा फ्यूचर मनी की डिमांड होगी। तो नो इफेक्ट नेगेटिवली रिलेटेड गलत है, राइज इन द प्राइस इंक्रीजेस, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर दूं क्योंकि ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है फाइल मुझे, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। चलो इसको, हाँ अब ठीक हो जाएगी। हाँ जी, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी बेस्ड इन कंट्री ए, इंपोर्ट्स मशीन फ्रॉम कंट्री बी। रिसेंटली अ कंट्री ए हैज इंट्रोड्यूस, ए ने सॉरी बी से इंपोर्ट हो रहा है ए के अंदर। कंट्री ए ने एक मेजर निकाला जिसमें ऑल इंपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 25% इन एडवांस।
आपको इंपोर्ट तभी अलाउ करेंगे 25% एडवांस देना पड़ेगा। तो बेसिकली इंपोर्ट्स को एक तरह से हम इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट क्या ये टैरिफ मेजर है या नॉन टैरिफ? नॉन टैरिफ मेजर। तो बेसिकली पहले तो आपको क्लिक करना चाहिए। ये क्वेश्चन आया कहां से? चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जहां पर टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर दे रखे हैं, यूनिट नंबर 2 में दे रखे हैं, वहां पे ये नॉन टैरिफ मेजर की कैटेगरी में आएगा। यहां पे मैंने एक और चीज बोली थी कि आमतौर पे एलसी देनी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जानबूझ के सरकार लेटर ऑफ क्रेडिट डिले करवा देती है या एडवांस पेमेंट करने के लिए बोल देती है आपको, या आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं खरीदने देती। ऑल दीज आर नॉन टैरिफ मेजर्स। वो कह रहा है इनमें से ये कौन से होंगे? फाइनेंशियल प्राइस कंट्रोल, इफेक्टिव कंपटीशन। ये अब देखो ये सारे के सारे नॉन टैरिफ हैं, तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये सारे के सारे नॉन टैरिफ चीजें हैं, टैरिफ किसी में इन्वॉल्व नहीं है। बट कौन सी है आप खुद सोचो। क्या यहां पर गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट को बेस बना रही है? नहीं। क्या यहां पे कंपटीशन से रिलेटेड कुछ भी है? नहीं। क्या यहां पे हम प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं? प्राइस पे तो बात ही नहीं कर रही है। सारी किस में आ जाएंगे? फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर। जब आप फाइनेंशियली उसको पेमेंट करने के लिए आपकी पेमेंट को हम मुश्किल कर देते हैं ताकि आप इंपोर्ट्स ना करो उस कंट्री से। फिर ब्रॉड मनी M3, आपको याद होगा M1 के अंदर तो करेंसी भी आती है, डिपॉजिट्स भी आते हैं, मतलब कासा डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स भी आते हैं। M2 के अंदर हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग को भी ले लेते हैं। M3 में क्या करते हैं? M1 वाली सारी चीजें और टर्म डिपॉजिट्स ले लेते हैं, और M4 के अंदर पोस्ट ऑफिस के भी टर्म डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स ले लेते हैं। तो अभी हमें M3 निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। करेंसी आएगी, यस, ये तो M1 में आएगी, M3 में भी आएगी। डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम, ये भी आ जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स गलत, ये M4 में आते हैं। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, यस, ये आ जाएंगे। और पोस्ट ऑफिस के सेविंग, ये M2 और M4 में तो आते हैं बट यहां नहीं आते हैं। M3 में क्या क्या आ गया? 2250, 630 और 535। 2250 प्लस 630 प्लस 535 ऐड करेंगे तो 3415। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मॉनिटरी टूल इज यूज्ड टू चेक द टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैचेस इन द मार्केट? इस बार जो हमने बैच लिया था सितंबर 25, वहां तो मैंने बकायदा इंपॉर्टेंट करके लिखवाया भी था इस पॉइंट को। हमारे जितने भी मार्केट के तरीके होते हैं, SLR, CRR, MSF हो गया, MSF के अंदर तो बेसिकली वही दोनों अपने रेपो रिवर्स रेपो आ गए और ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैंने कहा था यहां पे जो टेम्परेरी चीज करने के लिए आती है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। RBI मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद या बेच के परमानेंटली कोई चेंज नहीं ला सकती, क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट थोड़ा खरीदती रहेगी वो मनी सप्लाई बढ़ाने या घटाने के लिए, या अनलिमिटेड अमाउंट थोड़ा बेचती चली जाएगी। तो टेम्परेरली जब मार्केट के अंदर उनको लगता है एकदम लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि FIIs ने बहुत सारा पैसा डाल दिया है, कोई बहुत बड़ा FDI इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, तब टेम्परेरली मैनेज करने के लिए वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। तो यहां पर टेम्परेरी वर्ड पे ध्यान देना है। वैसे तो सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, बट टेम्परेरी वाला कौन सा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है जी, इस चीज को हमने हाईलाइट भी कराया था क्लास के अंदर। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपके लिए बहुत इजी रहा होगा, नहीं तो फिर तो अब क्या ही बोले हम। ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है, इन द सेंस दैट हम आमतौर पे बुक में FDI के अंदर ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के मतलब पे फोकस करते हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर ऑल टुगेदर एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है। जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, जेवर एयरपोर्ट स्क्रैच से आपको बनाना है, और अगर हम किसी फॉरेन कंपनी को बोलें, जैसे कि स्विस एयरपोर्ट्स को बोल रखा है बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जबकि ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसे अपग्रेड करने के लिए, उसे एक्सटेंड करने के लिए, जैसे हमने बोला था दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट GMR कंपनी को जब हमने बनाने के लिए दिया, मतलब एक्सपैंड करने के लिए, वो एक ब्राउन फील्ड थी। तो हमारा ज्यादा फोकस ना मीनिंग पर होता है। वहां पर ना बुक में एक एग्जांपल दे रखा है ब्राउन फील्ड के अंदर कि देखो 100% इन्वेस्टमेंट ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स के अंदर अलाउड है। इन्होंने उसी से क्वेश्चन बना दिया उठा के। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में या एवरेज की कैटेगरी में इसलिए आएगा क्योंकि हम आमतौर पे पढ़ाते समय भी और बच्चा पढ़ते समय भी इनके मीनिंग पे ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मीनिंग। ICAI ने पता क्या किया? ICAI ने पूछा 100% इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में कहां पर अलाउ है, तो आंसर इज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। बट ये तभी है जब आपने बुक के अंदर इसके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उन्हें भी ढंग से पढ़ा और याद कर रखा था, मतलब रट्टा नहीं मारना, बट कहीं ना कहीं आपकी नजर से अगर वो गुजरा हुआ है तभी आप यहां पर टिक कर पाओगे। नहीं तो यहां पर मुझे लगता है काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी और आंसर गलत भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे बच्चों के। अगेन ऐसे क्वेश्चन ICAI क्यों डालता है? क्योंकि वो 100 में से 100 नहीं लेने देगा। नहीं तो कुछ बच्चे होंगे बेटा जो पढ़ते हैं ना, वो 100 में से 100 लेके आ जाएंगे और ICAI की नाक कट जाएगी फिर। Who proposed that a country should export goods in which it has greatest absolute advantage and imports in which its absolute advantage is comparatively less? ध्यान दो, यहां पर एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात नहीं चल रही है। दो थ्योरी थी,
एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाली एडम स्मिथ ने दी थी, कंपैरेटिव वाली ने रिकार्डो ने दी थी। एब्सोल्यूट तब होती है जब मैं आपसे एक प्रोडक्ट बनाने में बेटर हूं, एक में बेकार हूं, तो जिसमें बेटर हूं उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज। बट अगर मैं दोनों में बेटर होता हूं तो दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज आ गया। रिकार्डो ने बोला था आप वो बनाओ जिसमें आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा है, इसका नाम हमने दिया था कंपैरेटिव एडवांटेज। तो यहां पर आंसर रिकार्डो होगा। आप लाइन ढंग से पढ़ो, वो कह रहा है जिसमें ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो बनाओ, एज कंपेयर जिसमें बताओ जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज कम है तो दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज ना, तो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी नहीं, ये इनडायरेक्टली कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात कर रहा है। दैट इज व्हाई आंसर रिकार्डो होगा, ना कि एडम स्मिथ। बच्चे यहां पर गलती करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज देखकर खुश हो जाएंगे। और मैं हमेशा से बोलता हूं अपनी क्लास में भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर ये होती है, हमें जल्दी मची होती है आंसर टिक करने की। तो बहुत बच्चों ने जल्दी जल्दी में एडम स्मिथ टिक किया होगा। जरूर मुझे बताइएगा क्या आप ही वही हैं जिसकी बात कर रहा हूं। Which of the following consists of a group of countries that have a free trade agreement among themselves and may apply a common external tariff to other countries? कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अगर लगाएंगे तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा। देखो अब यहां पर ना फ्री ट्रेड एरिया और ट्रेडिंग ब्लॉक दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ब्लॉक एक वाइडर वर्ड है और फ्री ट्रेड एरिया उसी के अंदर। बट हमारी बुक में क्या दे रखा है, फ्री ट्रेड एरिया एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर हम इंपोर्ट टैरिफ अलग अलग लगाते हैं, सिर्फ इंपोर्ट्स के ऊपर, जबकि ट्रेडिंग ब्लॉक में उसने बोल रखा है ओवरऑल सारे टैरिफ अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आईसीआई आंसर डी देगा। बाकी आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछो, फ्री ट्रेड एरिया इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। तो दो ऑप्शन जो आपने दिए हैं उसका मेरे को सेंस नहीं लग रहा। बट हाँ आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से, क्योंकि यहां पर कॉमन एक्सटर्नल की बात करी, उसने सिर्फ इंपोर्ट वाले टैरिफ की बात नहीं करी, तो मेरे हिसाब से आईसीआई इसका आंसर ट्रेडिंग ब्लॉक ही देगा। आप बाद में जब सजेस्टेड आंसर आएगा चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको कंफ्यूजन वाली कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए होंगे। कुछ ने इसको फ्री ट्रेड एरिया टिक किया होगा, कुछ ने ट्रेडिंग ब्लॉक। मेरे हिसाब से, अब मुझे 100% नहीं पता, ट्रेडिंग ब्लॉक ही आएगा, बट मेरे हिसाब से आंसर आईसीआई ट्रेडिंग ब्लॉक ही देगा। कंट्री एक्स हैज सीन अ इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। कंट्री एक्स मतलब इंडिया ही मान लेते हैं, चलो, रुपी का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ा, यानी रुपी ने एप्रिशिएट किया है। रुपये ने एप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है, डॉलर से कंपैरेटिव करें, वैसे तो रियल इफेक्टिव का मतलब होता है सारी करेंसीज के रिस्पेक्ट में, बट एक मिनट के लिए मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब $1 पहले अगर 90 रुपीज का था तो अब $1 80 रुपए का हो गया। हमारे रुपये ने एप्रिशिएट करा है, बेसिकली बोलूं बाकी करेंसीज ने डेप्रिशिएट किया है। अब इससे क्या होगा, मेरे जो इंपोर्ट्स हैं जिनके लिए मान लो $1 लाख देने थे, अब 90 लाख की जगह 80 लाख देने पड़ेंगे, यानी इंपोर्ट्स हो जाएंगे चीपर, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट की बात करूं, एक्सपोर्ट हो जाएंगे महंगे हमारे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में पहले $1 लाख के बदले में 90 लाख मिलते थे, अब 80 लाख मिलेंगे, तो मुझे $1 लाख से महंगा करना पड़ेगा प्राइस। एज अ रिजल्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव फॉर फॉरेन मार्केट एंड इंपोर्ट्स आर बिकमिंग चीपर। लो जी, जो चीज हमें पता है वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया। उसने बोला इंपोर्ट चीपर हो जाएंगे और एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट? भाई मेन चीज तो तुमने क्वेश्चन में दे दी हमें। ये इनफैक्ट ये वाली चीज ऐसी है जो आप बच्चों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए थी कि भाई तुम सोचो, क्वेश्चन नहीं बता दिया, अब आपको ये बताना है। इंपोर्ट अगर चीपर होंगे तो आमतौर पे उस देश के अंदर इंपोर्ट ज्यादा होंगे, अनलेस इनइलास्टिक डिमांड है, उसको छोड़ो, क्वेश्चन ने बोला नहीं इनइलास्टिक डिमांड है, तो आप मानोगे नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इंपोर्ट चीपर होंगे तो इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट कॉस्टली होंगे तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी गिरेगी। पढ़ते हैं, लेट्स गो वन बाय वन। एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, बिल्कुल गलत। भाई मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट्स अगर कॉस्टली होंगे तो वो बड़े कैसे सकते हैं? इंपोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। ऊपर भाई तुम क्वेश्चन में बोल रहे हो एक्सपोर्ट्स विल बिकम इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर, तो नीचे ऑप्शन देने का फायदा ही क्या है? फिर एक्सपोर्ट्स विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, ये सही है। अगर हमारे एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो इंडिया की जो प्रोडक्ट हैं वो बाकी कंट्री के मुकाबले लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो ये ट्रू है। इंपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज एक्स विल डिक्रीज, इंपोर्ट्स विल डिक्रीज ना, इंपोर्ट्स चीपर है तो ये इंक्रीज होंगे, तो आंसर हो गया पॉइंट नंबर सी। मेरे हिसाब से आईसीआई का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन तब होता अगर वो ये लाइन हमें क्वेश्चन में ना देता और हमें खुद सोचने पे मजबूर करता, बट जब ये लाइन ही क्वेश्चन में उसने दे दी तो मेरे हिसाब से ये अभी इजी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। बाकी होता पता क्या, जो बच्चे चैप्टर छोड़ के गए होते हैं ना, वो देख कर ही डर जाते हैं, अरे फॉरेन एक्सचेंज तो हम करके नहीं गए, ये तो हमने ट्राई नहीं करना, वो तो गलत करके आएगा बच्चा फिर। A US-based cell phone company expands its operations in India by offering same telecommunication services as it does in US. What type of investment is this? हमने पढ़ा था, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम बिजनेस के अंदर हमने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, वर्टिकल मतलब हमारा बिजनेस किसी और चीज का है, हमने अपने एंड प्रोडक्ट में या हमने अपने रॉ मटेरियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया।
कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है वो इंडस्ट्री का कुछ लेना देना ही नहीं है हमारे से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेलफोन कंपनी है, उसने इंडिया में आकर भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस में किया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिसइन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या हाँ एफडीआई जो बोलना चाहते हो, डिसइन्वेस्टमेंट सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और हो गया, फॉरेन हॉरिजॉन्टल एफडीआई। The government of India has imposed tariff on steel as 5% और इतना whichever is higher। अच्छा आपको पता होगा दो तरह के होते हैं, हमारा एक एड वैलोरम होता है परसेंटेज वाला, और दूसरा हमारा स्पेसिफिक रेट हो जाता है, स्पेसिफिक टैरिफ हो जाता है। दोनों को कंबाइन करें तो दो वर्ड निकल के आते हैं, एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या होता है एड वैलोरम या फिर हमारा स्पेसिफिक विचेवर इज हायर या विचेवर इज लोअर, और कंपाउंड वो होता है जहां पर हम दोनों के बीच में और नहीं, दोनों के बीच में एंड लगा देते हैं, यानी वहां पे क्वांटिटी भी के बेसिस पे भी टैक्स लगेगा और परसेंटेज के बेसिस पर भी, वहां पर वैल्यू के बेसिस पे लगेगा। तो यहां पर देखो बीच में और है, तो कंपाउंड नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, मिक्स टैरिफ आ जाएगा। Which one of the following is not an advantage of fixed exchange regime? फिक्स एक्सचेंज regime का एडवांटेज नहीं है। फिक्स regime वो होती है जहां पर आरबीआई सब कुछ मैनिपुलेट करता है, तो वो आमतौर पे ज्यादा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस नहीं आने देता। तो इंक्रीज इन स्पेकुलेशन ऑन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, भाई फिक्स रेट में तो एक्सचेंज रेट मूवमेंट हम कम से कम होने देंगे, और स्पेकुलेशन तब होती है जब रोज रोज चेंजेस आ रहे हो। तो ये वाली चीज जो हमारी है ना, ये तो फ्लेक्सिबल से रिलेटेड है। फ्लेक्सिबल के अंदर क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आएगी तो वहां पर स्पेकुलेशन करेंगे लोग। एनहांसेस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रू। जैसे जैसे हमारे देश की एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड करने के ज्यादा स्कोप होगा, ये ट्रू हो गया। अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशन एंड एलिमिनेट एक्सचेंज रिस्क, यस ये भी ट्रू है, हम कम से कम फ्लक्चुएशन देंगे। एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी सही है, जिस देश की करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती वहां की मॉनेटरी पॉलिसी पे ज्यादा विश्वास किया जाता है, ये ट्रू है। ये हमारा पॉइंट है जो फिक्स नहीं फ्लेक्सिबल से रिलेटेड है। An anti-dumping duty is a protectionist tariff that a government imposes on imports that are believed। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब होती है जब डंपिंग होती है। डंपिंग के दो मतलब होते हैं, मैंने हुआवे का एग्जांपल लिया था चाइना से रिलेटेड, हुआवे एक चाइना की कंपनी है। डंपिंग तब होती है अगर एक चाइना की कंपनी इंडिया में आके सेल कर रही है और इंडिया में सस्ते प्राइस पे बेच रही है। सस्ते का क्राइटेरिया क्या है, या तो अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेच रही है, या जो चाइना में होम प्राइस है उस होम प्राइस से कम बेच रही है। तो वो कह रहा है प्राइस बिलो, या तो यहां पर होम प्राइस वर्ड दिया होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए हमारा कॉस्ट। अब देखो यहां पर एक्सपोर्ट प्राइस तो दे रखा है, होम प्राइस नहीं दे रखा, और इंपोर्ट ड्यूटी तो बिल्कुल ही गलत है, फेयर मार्केट वैल्यू भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन मुश्किल हो जाता अगर वो होम प्राइस और कॉस्ट दोनों दे देता, फिर हमारे दोनों ऑप्शन सही होते, बट यहां पर क्लियर कट कॉस्ट दे रखा है, तो आपको यहां पर डंपिंग का मतलब पता होना चाहिए। डंपिंग का मतलब हमारा क्लियर कट वहां पर हमने दे रखा है, अंडरलाइन करा के, इंपॉर्टेंट भी कराया था। इनफैक्ट मैंने तो जहां तक याद है क्लास में एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर आपको पॉइंटर्स बनवा दिए थे कि पॉइंट नंबर 1 डंपिंग होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2 डंपिंग से इंजरी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 3 वो इंटरेस्ट ऑन द नेशन में होना चाहिए। तो वो तीनों पॉइंटर्स हमने एक एक करके हाईलाइट किए थे, ठीक है। Which of the following is not an example of technical barrier to trade? टेक्निकल बैरियर क्या होते हैं, टेक्निकल बैरियर के अंदर आपको याद होगा एक एसपीएस होता है और एक टीबीटी होता है। एसपीएस बेसिकली प्रोडक्ट की कंपोजिशन, खाने पीने की चीजों के अंदर होता है कि आप वहां पर उस समय क्या सामान डाल रहे हो, किस कंडीशंस में बना रहे हो। टीबीटी खाने पीने की चीजों के अलावा वैसे भी प्रोडक्ट की कंपोजिशन, उसकी पैकिंग, उसकी क्या कहते हैं लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, उस सबसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टेक्निकल नहीं है, लेबलिंग टेक्निकल है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब किस क्वालिटी का मटेरियल है, ये भी टेक्निकल बैरियर है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये भी टेक्निकल है। ऑर्गेनिक मतलब आपने खाने पीने की चीजों में क्या डाला है, मतलब एसपीएस को भी मैं एक बार क्या कर रहा हूं, टेक्निकल बैरियर्स में कवर कर रहा हूं। और लास्ट में इंपोर्ट कोटा, ये आंसर है हमारा। इंपोर्ट कोटे का टेक्निकल से कुछ लेना देना नहीं, ये नॉन टेक्निकल बैरियर है, क्योंकि इंपोर्ट कोटा ना तो प्रोडक्ट की बनावट, ना प्रोडक्ट का डिजाइन, ना प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ना उसके लेबलिंग, ना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ना उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज अबॉलिश्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय, ये तो मैंने हाईलाइट करवाया था आपको, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एफआईपीबी जो था ऑटोमेटिक नहीं, जो अप्रूवल रूट में था, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ले देके चैप्टर 10 के अंदर कुछ चीजें हाईलाइट कराई थी, जो चीजें मैंने हाईलाइट कराई थी मैं एज्यूम करके करूं एटलीस्ट आप वो तो पढ़ के गए होंगे, पूरा चैप्टर ना भी पढ़ के गए हो, तो वहां पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज मैंने हाईलाइट कराई थी, इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही आता है और आ भी गया है। Dash includes a stable and transparent tax structure, better tax compliance, reduction of subsidies and encouragement private sector। Again चैप्टर 10 से है। 1991 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, आपको बिना पढ़े खुद भी सोच के देखो, अगर आप लगाओ, मैं मानता हूं आपने शायद चैप्टर नंबर 10 ना पढ़ रखा हो, बट आप दिमाग लगाओ ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड हैं।
टैक्स है, बेटर टैक्स कंप्लायंस है, सब्सिडी है, ये सरकार के खर्चे और सरकार की रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फिस्कल रिफॉर्म्स में आएंगे। Which of the following sectors have been included under PLI scheme? अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जो अच्छे से पढ़ के गया है चैप्टर नंबर 10। पीएलआई स्कीम की फुल फॉर्म तो मैंने आपको अंडरलाइन करा दी थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और मैंने कहा था आज के दिन में इंडिया का मेक इन इंडिया का जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सब पीएलआई के सहारे हो रहा है। हमारे देश में जितनी भी कंपनीज फोन बना रही हैं वो पीएलआई स्कीम के अंदर सब्सिडी ले रही हैं। हमारे देश के अंदर जितने भी लैपटॉप बनाने वाले अब नए वेंचर्स लग रहे हैं, सेमीकंडक्टर वाले लग रहे हैं, वो सब पीएलआई के अंदर ही सब्सिडी ले रहे हैं। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा पीएलआई की फुल फॉर्म बता दो, ये पीएलआई है क्या। क्वेश्चन ने बोला कौन सा सेक्टर पीएलआई में रिसेंटली आया है। अब ये हमारी बुक में दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन बुक ढंग से पढ़ोगे वहां पर देखोगे कि वहां पर एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बता रखा है कि पीएलआई बहुत सारे सेक्टर पे है। रिसेंटली व्हाइट गुड्स यानी कि एसी एलईडी वगैरह भी पीएलआई में कवर कर लिए गए हैं, और पुराने वाले जो सेक्टर हैं वो तो हमेशा से पीएलआई में कवर्ड थे ही थे। ठीक है, तो अगेन टफ की कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि एक एक लाइन जिस बच्चे ने पढ़ रखी है सिर्फ वही अटेम्प्ट कर पाएगा। Which of the following was not the focus of monetary and fiscal sector reforms? इनमें से कौन सा इनके रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं था? मॉनिटरी एंड फिस्कल सेक्टर की बात चल रही है, ठीक है, बेसिकली बैंक से रिलेटेड। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक्स के धीरे धीरे एनपीएस को कम करना है, ये तो था ही हमारा, बैंक के एनपीओ को कम करना है। रिस्ट्रिक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनकरेजिंग ने लिखा, रिस्ट्रिक्टिंग ये तो बिल्कुल गलत है। आप रिफॉर्म्स के अंदर बैंक्स के अंदर एफडीआई को कम करोगे या बढ़ाओगे? उल्टा बढ़ाओगे, आप कहोगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करो, उल्टा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंट्रोड्यूसिंग सस्टेन्ड कंपटीशन, यस, क्योंकि और ज्यादा बैंक्स को लाइसेंस दिया था। डीरेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट, बैंक्स को कहा था अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिटरमिन कर लो। ये सब बाकी सारे बुक में दे रखे हैं, अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ रखी आप दिमाग लगा सकते हो। कोई चीज को रिस्ट्रिक्ट करना रिफॉर्म नहीं होता आमतौर पर, ठीक है। What type of economy is described as in ancient and medieval India? अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 है ना, उसकी पहली लाइन है, यहां से चैप्टर 10 स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल एंशिएंट, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमने क्या पढ़ा था? इंडिया वाज अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी, जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत तरह के आर्टिसंस थे, और मेनली ट्रेड आर्ट, जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, और एग्रीकल्चर, उनके बेसिस पे इकोनॉमी चलती थी। सेल्फ सस्टेन्ड सिटीज और विलेजेस होते थे जो एक दूसरे से ट्रेड ना भी करें तो भी उनके पास अपनी बेसिक सारी चीजें होती थी। तो यहां पर ना ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। बी और डी, ए में बच्चे को दिक्कत आई होगी और जिसने बुक पढ़ी है उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए पॉइंट हमारा होगा। प्योरली प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, बहुत बच्चों ने बिना पढ़े टिक कर दिया होगा कि अरे दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, एग्रीकल्चर ही तो था। नहीं, हमारी बुक के हिसाब से एग्रीकल्चर के साथ साथ स्किल्स, क्राफ्ट भी था, क्राफ्ट पर्सन भी। तो आंसर होगा सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, और उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बता रखा है हम सेल्फ रिलायंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करते थे। ठीक है जी, इसको फिर से एक बार मैं क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अब अगला क्वेश्चन जो है पीएमआई का, ये अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि पीएमआई की फुल फॉर्म क्लियर कट हमारी बुक में नहीं, एक एग्जांपल के रूप में दे रखी है पीएमआई की फुल फॉर्म हमारी बुक में। पीएमआई क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि इट्स अ इंडिकेटर, बिजनेस साइकिल के अंदर इट्स अ इंडिकेटर कि परचेज मैनेजर, कंपनीज के मैनेजर्स ज्यादा स्पेंडिंग, ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यानी क्योंकि ये ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, तो ये लीडिंग इंडिकेटर का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, तो हमने बुक में ये तो दे रखा है कि लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर एग्जांपल ऑर्डर आर एग्जांपल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, बट उसे कैलकुलेट करने के लिए जो बुक में तरीका दे रखा है, एक टेबल दे रखी है वहां पर पीएमआई, वो चीज हमने डिटेल में हम आमतौर पर डिस्कस नहीं करते, और आईसीआई भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता नहीं है। इस बार उसने उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो अगेन इसको मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा। टफ मतलब रेयरली आईसीआई यहां से क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म पूछ ली उसने उठा के पीएमआई की, जबकि बुक में ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं हमें। Which of the following is the aim of national manufacturing policy? Again, इतना डिटेल में डेटा याद करना बड़ा मुश्किल है भाई। मैंने अंडरलाइन तो करवाया था ये डेटा, मुझे याद है क्लास के अंदर मैंने चैप्टर 10 लिया था, बट यहां पर भी इन्होंने पता क्या किया, 25 और 27 बिल्कुल क्लोज। ऐसा भी नहीं कि मतलब मोटा मोटा, तो 25 और 27 आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी चीज यहां पर उसने क्या बोला, 2025 या 2027, और एनएनपी या जीडीपी, तो आंसर है हमारा 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, ये टारगेट था हमारा। तो अगेन एक एक लाइन जो पढ़ के गया है वही कर पाएगा। दिस इज अगेन वन सच क्वेश्चन जो थोड़ा दिक्कत वाला है। फिर रीजन फॉर इंट्रोड्यूशन ऑफ किसान रेल, ये तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे किसान के लिए। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री गारंटी स्कीम, जो भी सारी स्कीम थी उसमें एक था किसान रेल, मतलब किसान के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाएंगी। अब इसके अंदर कुछ तो क्लियरली दिख रहा है, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कर देंगे, फिर उसे किसान रेल क्यों बोलेंगे भाई?
फिर इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए क्रिएट करेंगे, ये भी गलत है। आपको ट्रेन पे फोकस करना है, तो मेरे हिसाब से बच्चों को आइडियली डाउट ए और बी के अंदर होना चाहिए। ए बोल रहा है पेरिशेबल गुड्स के लिए, बी कह रहा है ओवरऑल फार्म प्रोड्यूस के लॉजिस्टिक्स के लिए। आंसर है बी पॉइंट। किसान रेल सिर्फ और सिर्फ पेरिशेबल आइटम के लिए नहीं है, सारे प्रोड्यूस के लिए है। अगेन वन सच क्वेश्चन, जो बच्चे ने सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हमने बोल्ड में हाईलाइट कर रखी हैं अपनी बुक के अंदर पढ़ रखी हैं, वही अटेम्प्ट कर पाएगा। चैप्टर नंबर 10 होता ही इस तरह से है, जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो ही अटेम्प्ट कर पाएगा, बाकी सब कंफ्यूज ही हो जाएंगे उसके अंदर। एंड दैट इज वाई मैंने एग्जाम की सुबह वाले दिन आपको कहा था पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ते हुए जाओ। Which facility was provided to industry groups to allow flexibility and rapid changing of their product mix? ये 1980 से 1990 वाले जो रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर एक ही लौता इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट करा था, ब्रॉड बेंडिंग अलाउ कर दी थी। लाइसेंस पूरी तरह से खत्म नहीं करे थे, बट अब आपने लाइसेंस को विद इन दैट ब्रॉड कैटेगरी जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। बुक में एग्जाम्पल टाटा का दे रखा है कि टाटा को ऑटोमोबाइल सेक्टर 1 लाख व्हीकल का लिया, वो उसे ट्रक के लिए यूज करे, गाड़ी के लिए यूज करे, उसे बोलते हैं ब्रॉड बेंडिंग। Which scheme aims to increase the water efficiency? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कराया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है जी, बहुत सारी स्कीम्स हाईलाइट करा रखी है, मैंने आपको कहा था ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू सोशलिस्ट इकोनॉमी? अब यहां के बाद हमारे मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब हमारी कौन सी इकोनॉमी हो गई? सोशलिस्ट तो खुद ही नाम हो गया ना, मतलब कमांड इकोनॉमी हो गई। रिलेटिव इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर होएगी, बिल्कुल फॉल्स। इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में होती है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल ट्रू है। मार्केट फोर्स हैव ए मेजर रोल, बिल्कुल गलत। मार्केट फोर्सेस कैपिटलिज्म में होते हैं। बायर्स डिटरमिन विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत। यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो एक ही ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी इज द ट्रू स्टेटमेंट। 50 क्वेश्चन हो गए डन। एक बार पहले तो आप यहां तक कैलकुलेट करो कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। नाउ लेट्स गो विद द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन। 51 की बात करें तो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज, मिक्स्ड इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट फीचर दे रखा है, मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है। को एग्जिस्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज। मिक्स्ड इकोनॉमी का कहीं पर भी ये लेना देना नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस हो, एग्रीकल्चर, उसका क्या है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आ जाएंगे। Which of the following is not covered under macro economics? बहुत ही इजी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 वाला। कौन सा मैक्रो नहीं है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो है क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट है तो अगेन मैक्रो है, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्सन या किसी एक एंटिटी की बात नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा है तो मैक्रो है। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, ये माइक्रो का पार्ट है। वैसे भी माइक्रो इंडिविजुअल्स को डील करती है। An ice cream company is planning to expand its business. Before making the decision, it studies various economic factors like consumer preference, pricing strategy, employee wages, ideal location. ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? एक आइसक्रीम कंपनी के लिए। इसमें से कौन सी तरह की इकोनॉमी होगी? द आंसर इज माइक्रो इकोनॉमी, बिकॉज हम ये हर चीज एक इंडिविजुअल फर्म के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है। अंडर डैश कंडीशन सप्लाई विल बी मोर अंडर डैश कंडीशन। हमने पढ़ा था मोनोपोली जानबूझ के आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में इतने सारे सेलर होते हैं कि मार्केट सप्लाई हमेशा ज्यादा रहती है। तो जितने ज्यादा सेलर उतनी ज्यादा सप्लाई। सप्लाई विल बी मोर अंडर कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू मोनोपोली। सो अंडर कॉम्पिटिटिव सप्लाई विल बी मोर देन अंडर मोनोपोलाइज्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक इफ, इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 1। इक्वल टू 1 को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, लेस देन 1 को बोलते हैं इन इलास्टिक, इक्वल टू 0 को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आंसर हमारा आमतौर पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। वेरी सिंपल, इसलिए जल्दी करा रहा हूं मैं। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द प्राइस लाइन, प्राइस लाइन मतलब बजट लाइन। इसका मतलब उन्होंने हमारा कौन सी अप्रोच से पूछा है? ऑर्डिनल अप्रोच से। ऑर्डिनल अप्रोच में ये हमारी बजट लाइन बन जाती है, ये हमारा आईसी कर्व होता है। वो आईसी कर्व जो बजट लाइन को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करे, वो हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कर्व होता है। इसे हम प्यार से बोलते हैं टेंजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। Which of the following is not a characteristic of capitalism? कैपिटलिज्म का फीचर्स, प्रॉफिट मोटिव इज अ फीचर, कंपटीशन बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, कलेक्टिव ओनरशिप बिल्कुल गलत क्योंकि ये सोशलिज्म के अंदर होता है, और लास्ट में फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ये भी कैपिटलिज्म में होता है। तो ये तीनों तो फीचर हैं, हमारा कौन सा फीचर नहीं है? दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होता है। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लगातार हमारे 7 क्वेश्चन जो आए हैं, सातों के सातों आसान है। What will happen to demand when large proportion of people belong to older age groups via younger? एक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा बूढ़े लोग हैं तो क्या होगा? चिल्ड्रन की किताबों की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल गलत।
चिल्ड्रन की किताबों की डिमांड तो ऐसी इकोनॉमी में बढ़ेगी ना जहां पे बच्चे ज्यादा हों। गैरेट्रिक सर्विसेज लाइक स्पेक्स वॉकिंग स्टिक, बिल्कुल सही, जितने ज्यादा ओल्ड एज लोग होंगे ओल्ड एज लोगों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स कोई एज सच नहीं है, नॉर्मल गुड्स वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, उससे बूढ़े या नॉन बूढ़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देयर विल बी डिक्रीज डिमांड, बिल्कुल गलत, तो आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर बी। ये हमारे फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर ना अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में मार्केट डिमांड वाले फैक्टर्स के अंदर दे रखा है, एक होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक होता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, रिच या पुअर, सॉरी अर्बन या रूरल, ओल्ड या फिर यंग, मेल या फिर फीमेल, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ की गिर जाती है। द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है MUX, पर रुपी यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पर रुपी यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है जी, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY। आप देख रहे हो इतने इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिवन गुड्स, गिवन गुड्स कौन से होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स जिनमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, ऑल गिवन आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन। तो क्वेश्चन ने बोला ऑल गिवन आर इंफीरियर, सही है, ऑल इंफीरियर आर गिवन, फॉल्स। सिर्फ वही इंफीरियर गिवन गुड्स होते हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। गिवन गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल गलत। एंड गिवन दे आर इंफीरियर विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स का कुछ लेना देना ही नहीं होता इंफीरियर और गिवन के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल गिवन आर इंफीरियर गुड्स। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये हमारा MU कर्व होता है, ये हमारा PX कर्व होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आपको याद होगा एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से हमारा MU कर्व ही हमारा डिमांड कर्व होता है, तो आंसर MU कर्व ना देकर उन्होंने डिमांड कर्व दिया है। ये एक लौता क्वेश्चन है जो मैं इसे एवरेज कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि MU कर्व डायरेक्टली ना देकर उसकी जगह उन्होंने डिमांड कर्व बोला है, और ये बच्चा वही बच्चा इसका आंसर कर पाएगा जिसको पता है MU कर्व और डिमांड कर्व सेम चीजें होती हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटर्मिन्ड बाय, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, PX डिवाइड बाय PY। तो बेसिकली क्या हो गया, प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स। और क्योंकि प्राइसेस ऑफ X एंड Y को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, तो आपको याद होगा बजट को हमेशा हम लाइन बनाते हैं, ना कि कन्वेक्स या कॉन्केव कर्व। हाउ डज इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर जनरली इफेक्ट द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स की बात चल रही है। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो अगर इनकम बढ़ेगी लोगों की, ऑब्वियस सी बात है हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड नहीं, ये इंक्रीज इन डिमांड होगा, क्योंकि यहां पर एनी फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हो रहा है। सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड, गलत। इट डिक्रीजेस द डिमांड, गलत। इट इंक्रीजेस द डिमांड। और इलास्टिसिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, इनकम का इलास्टिसिटी से लेना देना नहीं होता। If the company increases its advertisement expenditure by 20%, the quantity demanded increases by 40%. एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का परसेंटेज चेंज है 40%, क्वांटिटी है 20%, तो आंसर क्या आ जाएगा, +2। वेरी वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल और क्या होगा बताओ। उसने फिगर्स भी नहीं दी कि आपसे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कराए, परसेंटेज चेंज ही निकाल के दे दिया उठा के। और उसने क्वेश्चन 65, when the AP rises as a result of increase in the quantity of average variable cost, AP बनाना है पहले हमें, ये हमारा वेरिएबल की क्वांटिटी होती है, ये हमारा AP का पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, बट जीरो या नेगेटिव नहीं होता। और फिर हमें पूछा है MP और AP का रिलेशनशिप बनाए, MP पहले तेजी से ऊपर जाएगा, फिर पीक पे पहुंच के नीचे आएगा, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ AP को टच करते हुए जाएगा, फिर MP जीरो हो जाएगा और लास्ट में नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि When AP rises as a result of increase, जिस पार्ट में AP बढ़ रहा है उस समय क्या हो रहा है, ऑब्वियसली देखकर पता लग रहा है, तो तब तक MP इज ग्रेटर देन AP। जब तक MP बढ़ रहा है तो MP इज मोर देन AP, आंसर सही आ जाएगा ये। ठीक है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट कर्व। अगर आपने LAC कर्व का टॉपिक पढ़ा तो आपको याद होगा LAC के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से LAC कर्व बनाते हैं। उस LAC कर्व को बनाते समय बहुत सारे SAC कर्व्स होते हैं जिनको हम एक एक पॉइंट पे टच करके जाते हैं, यानी हर SAC कर्व को टेंजेंट होते हैं। हर SAC कर्व होता है प्लांट कर्व, तो हमारा SAC कर्व यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इनफैक्ट अगर आपको याद हो मैंने क्लास में नोटिंग कराई थी, अगर आपने रिवाइज किया तो वो देखा होगा बड़े बड़ी नोटिंग की, वी ऑपरेट इन द शॉर्ट रन, वी ओनली प्लान इन द लॉन्ग रन। तो असली में हम प्लांट कर्व पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। LAC कर्व इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव कर्व, जो हम इसलिए बना रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम कितनी क्वांटिटी पे कितनी कैपेसिटी चाहिए हमें। देन वी हैव अ टेबल, इस टेबल के अंदर बच्चे ने पहले फिगर्स लिख रखी हैं, चलो हम अपने हिसाब से खुद देखते जाएंगे। क्वांटिटी जीरो है तो TP भी जीरो है, AP तो इनफिनाइट हो जाएगा, MP भी खत्म। एक है तो हमारा MP20 है, MP20 है तो TP का फॉर्मूला क्या होता है, TP इज सम टोटल ऑफ MP।
और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो एमपी अगर 20 है तो टीपी भी 20 हो जाएगा, और 20 डिवाइड बाय 1 एपी भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मैं अभी बिना क्वेश्चन देखे सिर्फ फिगर्स भरता जा रहा हूं। फिर एमपी 26 हो गया, तो 20 प्लस 26 ये बन जाएगा हमारा 46, और 46 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब ये 66 दे रखा है टीपी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20, यानी एमपी आ गया 20, और 66 डिवाइड बाय 3 ये हो गया 22। फिर एपी दे रखा है, एपी 19 इंटू 4 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 76, 19 4 जा, क्योंकि आप ये कर सकते हो ना, एपी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कर दो तो टीपी आ जाएगा। तो 19 4 जा कितना, 76 ही बनता है ना, 19 4 जा 76, हाँ 76 माइनस 66 ये आ जाएगा 10, और फिर 4 दे रखा है तो 76 में 4 जोड़ देंगे ये 80 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 5 अपना कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। इस तरह से हमने अपने टेबल को फिल कर लिया, देखा भी नहीं अभी उसने पूछा क्या है। अब आंसर कर दो, व्हाट विल बी द एमपी व्हेन द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 4, 4 लेबर के कॉरेस्पॉन्डिंगली एमपी कितना है, आंसर इज 10। व्हाट विल बी द एपी व्हेन द क्वांटिटी इज 3, क्वांटिटी 3 है तो एपी कितना है, 66 डिवाइड बाय 3 कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारा 22। What will be the TP when the quantity is 5, 5 क्वांटिटी है तो हमारा कितना निकल के आया है, 876 में 4 ऐड करके 80 आंसर आ जाएगा। सो नॉट जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस यार, बताओ, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 70 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, बताओ। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मुझे अभी तक याद है, आज तक ऐसा बैच नहीं गया मेरा कोई जहां पर मैंने बच्चे से पहली क्लास में पूछा हो 4 फैक्टर्स कौन से होते हैं और उसने जवाब ना दिया हो। हर बच्चे को इवन हमारी पहली क्लास में बैठते समय पता होता है 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वही आंसर है हमारे। इससे सिंपल बताओ क्या हो सकता है, ये तो सिंपल भी नहीं, वेरी 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 सिंपल की कैटेगरी में है। सर ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्यों देता है बेटा, कुछ बच्चों को पास कराना पड़ता है आईसीआई को, ठीक है, जो बिल्कुल कसम खा के आए होते हैं कि हम पढ़ के नहीं जाएंगे आखिरी दिन तक, उनको पास कराने के लिए आईसीआई फिर ऐसी हरकतें करता है। इन कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इनपुट्स यूज्ड आर, कॉप डॉगलस के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू K L की पावर A C की पावर B। तो बेसिकली 2 फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, लेबर और कैपिटल। उसने ज्यादा टेक्निकलिटी में तो लेके गया ही नहीं, A प्लस बी 1 है, A प्लस बी ग्रेटर देन 1 है, वो तो सिर्फ ये बता रहा है बताओ कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट एंटरप्राइज हैज टू मेक डिसीजन अबाउट। अब ये ना टॉपिक कहां से आया है, हमारे प्रोडक्शन चैप्टर में एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एन एंटरप्राइज, वहां पर एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग, वहां पर 4 P's ऑफ मार्केटिंग दे रखे हैं। वैसे तो आप सबने वो टॉपिक नाम ही पढ़ रखा हो, 12th क्लास में मार्केटिंग के ऊपर, जहां तक मुझे पता है आपकी बिजनेस स्टडीज के अंदर एक टॉपिक आता है। 4 P's कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये रहा सी पॉइंट, ठीक है। इफ अ फर्म एड्स मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब बेसिकली वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, बट टोटल आउटपुट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। ध्यान दो, हम टोटल आउटपुट की बात कर रहे हैं, एमपी की बात नहीं कर रहे। टीपी अगर आपको याद हो, पहले कॉनकेव होता है, फिर कॉन्वेक्स होता है, फिर डिक्लाइन करने लग जाता है। यहां तक जब तक कॉनकेव है, इसे बोलते हैं स्टेज नंबर 1, जहां पर हमारा एमपी बढ़ रहा होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं एमपी कर्व बनाऊं, हमारा एमपी बढ़ रहा होता है, फिर जब एमपी गिरने लग जाता है तो हमारा टीपी इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट। फिर यहां पर हमारा मैक्सिमम टीपी होता है क्योंकि एमपी 0 हो जाता है, इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। और फिर एमपी जब नेगेटिव हो जाता है, ये डिक्लाइन करने लग जाता है। क्वेश्चन ने बोला है हमारे यहां पर टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी हम इस वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एमपी डिक्लाइन कर रहा होगा, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct? A period will be considered as a short period if the amount of at least one of the factor remains unchanged. Unchanged मतलब fixed. At least one factor fixed है, ऐसे पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, बिल्कुल सही। शॉर्ट पीरियड में सारे फैक्टर फिक्स नहीं होते, एटलीस्ट वन फैक्टर शुड बी फिक्स, बाकी सारे वेरिएबल। लॉन्ग रन इज ए पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, बिल्कुल सही। शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, फॉल्स। ऐसे पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, जहां पर सारे के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स एक्सेप्ट 1 आर फिक्स्ड, ये बिल्कुल गलत है, इसे शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। जब 8 एक एक्सेप्ट 1 आर फिक्स नहीं, अच्छा ये तो उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है एक के अलावा बाकी फिक्स्ड हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है जी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ट्रू कौन सा हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आंसर बन जाएगा ये। ठीक है। 75 इंक्रीज इन सप्लाई विद डिमांड अनचेंज्ड। वैसे तो मैंने क्लास के अंदर आपको कहा था बिना डायग्राम बनाने देखो, सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पक्का पक्का गिरेगी, और सप्लाई का हमेशा प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर होता है, तो सप्लाई के बढ़ने से डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस हमारा गिर जाएगा। तो ये हमारा आंसर बिना कर्व बनाए भी आप देख सकते हो। फिर भी सेफ साइड पे हम क्या करते हैं, ये डिमांड कर्व हो गया, ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, ये इक्विलिब्रियम है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली P1 हमारा प्राइस है और Q1 हमारी क्वांटिटी है।
जैसे कि क्वेश्चन ने बोला, उसने कहा डिमांड को मत हिलाओ, सप्लाई को इंक्रीज कर दो। सप्लाई को इंक्रीज किया तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइस गिर गया और क्वांटिटी बढ़ गई। जो चीज हमने बिना डायग्राम के बोली वो हमारी वेरीफाई हो गई। प्राइस गिरा है, क्वांटिटी बढ़ी है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन, क्वांटिटी विल गो अप। पहला ही सही है हमारा, बाकी सब में जंबल कर रखा होगा वो देख लेना। सही किया ना मैंने, प्राइस विल गो डाउन एंड क्वांटिटी विल गो अप। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 76, assuming that the supply of cars will remain constant and the price of cars is expected to increase in future। सप्लाई में कोई असर नहीं है, बट प्राइस फ्यूचर में बढ़ता दिख रहा है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन डिमांड कर्व? अगेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। अगर आपको फ्यूचर में प्राइस बढ़ता दिख रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप आज ही खरीद लोगे, तो आज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज महंगी होती दिख रही है। तो फ्यूचर प्राइस के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, बट ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड नहीं होगा, ये होगा इंक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि यहां पर अपना आज का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। और जब आपका एनी फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है तो वहां पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। यहां पर इंक्रीज वाला केस है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपका डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। प्राइस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, प्राइस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, तो मैं आज ज्यादा खरीदना शुरू कर दूंगा, आज ज्यादा खरीदना शुरू कर दूंगा तो मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्यूचर में प्राइस गिर रहा होता तो आज मैं पोस्टपोन कर देता, आज की मेरी डिमांड गिर जाती। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउटफुल है। क्यों? शटडाउन पॉइंट निकालते समय हम टीआर और टीवीसी को कंपेयर करते हैं। अगर टीआर टीवीसी से ज्यादा है तो वी शुड कंटिन्यू। अगर हमारा टीआर टीवीसी को भी कवर नहीं कर रहा, वहां पर हमारा शटडाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑप्शन में क्या रखा है, टोटल रेवेन्यू आर लेस देन टोटल कॉस्ट। ये तो गलत है, बिकॉज अगर मेरी फिक्स कॉस्ट कवर, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो बेशक मेरी ओवरऑल कॉस्ट से मैं कम हूं, मैं लॉस में भी काम कर लूंगा। टोटल रेवेन्यू आर लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, टीआर और एमआर को कंपेयर कर रहे हो, कोई सेंस बनती है? टीआर आर लेस देन फिक्स कॉस्ट, अगेन गलत। अब यहां पर ना ऑप्शन आइडली होना क्या चाहिए था हमारा, टीआर को कंपेयर करते हैं टीवीसी से, तो यहां पर एवरेज वर्ड नहीं होना चाहिए था, टोटल वर्ड होना चाहिए था। या ऑल्टरनेटिवली अगर तुम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हो तो एआर शुड बी लेस देन एवीसी, तब होना चाहिए था। तो एवरेज को एवरेज से कंपेयर करो, टोटल को टोटल का कंपेयर करो। इन्होंने क्या बोला है, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट क्योंकि बाकी पॉइंट्स पूरी तरह से मुझे गलत लग रहे हैं तो अगर मेरी मजबूरी है मैं सी पॉइंट को टिक करके एग्जाम में आऊंगा। क्योंकि बाकी पॉइंट अगर आप देखोगे, टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से कंपेयर करो तो हमारा शटडाउन का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू को अगर एमआर से कंपेयर करो कोई सेंस नहीं बनती है। टोटल रेवेन्यू को फिक्स से हम कंपेयर करते नहीं है। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, एंड देयर आर हाई चांसेस यहां पर आईसीआई शायद ग्रेस मार्किंग दे, क्योंकि आईसीआई की तरफ से यहां पर मिस्टेक हुई है। स्टिल आपको सी मार्क करके आना चाहिए था, दैट इज माई एनालिसिस। यू मे डिफर विद मी, अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। हमारा प्राइस पे बिल्कुल कंट्रोल कहां नहीं होता, द आंसर इज प्राइस टेकर परफेक्ट कंपटीशन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट है 1000, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट है 1000, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है 200, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल आएगी भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 800, और हमें निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो 800 डिवाइड बाय 100 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 8। बताओ इससे सिंपल जीवन में और क्या हो सकता है? क्या लग रहा है ये सीए का पेपर है? नहीं सर, आगे के क्वेश्चन देख के लग रहा था, तभी तो इट इज ऑलवेज अ मिक्स बैग ऑफ सिंपल एंड टफ क्वेश्चंस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब आप अलग अलग लोगों से प्राइस चार्ज करते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो कि आप प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को भी कैप्चर करना चाहते हो, प्राइस इनसेंसिटिव को भी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करोगे, ज्यादा बेचोगे तो आपकी कॉस्टिंग कम आ जाएगी, ये भी ट्रू है। होल्ड एक्सेस स्टॉक गलत, डिस्पोज ऑफ एक्सेस स्टॉक होता तो सही होता, क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्टॉक बेचने के लिए आप कह रहे हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके बेच। होल्ड करना बिल्कुल गलत। टू सिक्योर इक्विटी, जब हम डीटीसी का एग्जांपल लिया था, जब हम फीमेल के लिए सस्ता कर रहे हैं और मेल के लिए प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स बीच में आ जाते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव की वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आंसर हमारा जो गलत है, जो फॉल्स है, वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। आपको याद होगा मोनोपोली के टॉपिक में हमने पढ़ा था कुछ बैरियर्स होते हैं, तो इन्होंने बैरियर्स ही दे दिया, यही ट्रू है। इसके अलावा लोअर स्टार्टअप कॉस्ट बिल्कुल गलत, हाई स्टार्टअप कॉस्ट होता तो
बहुत कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, वहां पे मोनोपोली होने का कारण हाई स्टार्टअप कॉस्ट हो सकता है, बट यहां लो है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाई कंपटीशन मोनोपोली कैसे हो सकती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन गलत, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक प्लेयर के पास सारे रॉ मटेरियल आ जाए तब मोनोपोली बनता है। तो बेस्ट आंसर है हमारा पॉइंट नंबर ए, बैरियर्स टू एंट्री। A fast food chain introduces a new burger with a unique sauce to differentiate itself from competitor. उसने एक नई सॉस निकाली, ऑल्दो बहुत सारे सिमिलर ऑप्शन आए हैं, बट कंज्यूमर को उसका प्रोडक्ट अलग लग रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ मार्केट? यहां पर क्लियरली इन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करी है, और जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, प्लीज टेक केयर, वो मोनोपोलिस्टिक होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं, मोनोपोली नहीं हो सकता। परफेक्ट कंपटीशन में मोनो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ओलिगोपोली में दोनों प्रकार की हो सकती हैं ओलिगोपोली, तो बेस्ट आंसर हमारा मोनोपोलिस्टिक है। एमआर और टीआर का रिलेशन, एमआर का रिलेशनशिप क्या होता है? एमआर एट एन इज इक्वल टू टीआर एट एन माइनस टीआर एट एन माइनस वन। तो आंसर हमारा ए होगा, ये गलत है, प्लस दे रखा है, यहां मल्टीप्लाई दे रखा है, यहां डिवाइड दे रखा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। When both demand and supply decrease, equilibrium quantity। देखो बिना बनाए अगर करना चाहते हो, सिर्फ डिमांड डिक्रीज हो या सिर्फ सप्लाई डिक्रीज हो, क्वांटिटी गिरती गिरती है। बट डिमांड के डिक्रीज होने का, डिमांड का अपवर्ड प्रेशर होता है ना, तो डिमांड के डिक्रीज होने का डाउनवर्ड प्रेशर हुआ, सप्लाई के डिक्रीज होने का अपवर्ड प्रेशर हुआ। वहां पर हम प्राइस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, प्राइस पे इस बेसिस पे कमेंट कर पाएंगे कि डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है या डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है। बट एक चीज पक्का है, क्वांटिटी गिरेगी गिरेगी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो पक्का पक्का डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस अनसर्टेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस फाइल में पता नहीं क्या दिक्कत है, बार बार ब्लिंक ही हो जा रही है ये। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। क्वेश्चन 85 हमारा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कौन सी तरह की ओलिगोपॉली है? अब हमने बुक में पढ़ रखा है परफेक्ट ओलिगोपॉली या प्योर ओलिगोपॉली, और दूसरी है डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। दोनों में फर्क क्या होता है? परफेक्ट ओलिगोपॉली में फ्यू प्लेयर्स हैं, बट उनका प्रोडक्ट मोटा मोटा सेम है, एक जैसा है, होमोजीनियस है। बट इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली में बिल्कुल अलग है। अब मैंने वहां पर आपको नोटिंग कराई थी, जितने भी मेटल्स वाली ओलिगोपॉली हैं उनमें होमोजीनियस मान के चलते हैं, तो एल्यूमिनियम एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इसलिए बेस्ट आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। सर कॉम्पिटिटिव और कोलिसिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें नहीं पता एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अगर ये इस पे हम तब कमेंट करते अगर क्वेश्चन हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देता। ओपन या क्लोज, अगेन क्या गवर्नमेंट के अंदर कोई लाइसेंस है या नहीं है, हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, एंड वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। बट एक चीज पक्का है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट ऐसा है जो होमोजीनियस है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर परफेक्ट ही होना चाहिए। किंग डिमांड का मॉडल बिल्कुल सिंपल मॉडल यार, ओलिगोपॉली के अंदर आ गया। मतलब इससे बेटर क्वेश्चन पूछ सकते थे, तुम तो सीधा पूछ रहे हो कौन सी मार्केट के अंदर आता है। When there is a decrease in demand due to fall in income, किसी भी रीजन की वजह से हो, supply remains the same, what will happen to the demand curve? बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? डिमांड कर्व मेरा डिक्रीज हो रहा है और प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टवर्ड हो जाएगा, लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड जो भी बोलना चाहते हो, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। विच टाइप ऑफ फर्म हैज मार्केट पावर टू चार्ज प्राइस अबव द मार्जिनल कॉस्ट? हमारी कौन सी मार्केट है? देखो ये हमारा एमआर कर्व है, ये हमारा एआर कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है, एमसी जहां पे टच करके जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे एमसी कम है, एआर ज्यादा है, सो एआर इज ग्रेटर देन एमसी। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा मोनोपोली में भी हो सकता है और ऐसा मोनोपोलिस्टिक में भी हो सकता है। बट अगर हम प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं एंड वी हैव टू चूज, विल चूज विद पॉइंट नंबर सी। मोनोपोलिस्टिक गलत नहीं है, मोनोपोलिस्टिक फर्म भी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा चार्ज कर सकती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एआर इज इक्वल टू एमसी, क्योंकि एमआर और एआर सेम होते हैं। बट ये बी और सी दोनों आंसर हो सकते हैं, बट इफ आई हैव टू चूज आई विल गो विद, मेरे पास बोथ बी एंड सी होता मैं चूज कर लेता, बट अगर एक चूज करना है तो सी इज अ बेटर आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट है 15,000 रुपए। एक एंटरप्रेन्योर ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने बिजनेस में और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में मिल जाता 10%, इंप्लिसिट कॉस्ट निकालो। अब क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है। 1000 यूनिट को बनाने के लिए 15,000 खर्च हुए, मेरे हिसाब से लैंग्वेज में ये क्लियर लग रहा है, ये एक्सप्लिसिट है, क्योंकि ये क्लियर कट आपको दिख रही है। इंप्लिसिट वो होती है जो जेब से जा नहीं रही, वो जो हम कमा सकते थे बट कमा नहीं पाए। तो बिजनेसमैन ने 50,000 रुपए डाले, उसके ऊपर 10% के हिसाब से वो कितना कमा सकता था साल में? 5,000 रुपए। तो इंप्लिसिट कॉस्ट कितनी होगी प्रोप्राइटर की? 5,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। अगर ये आंसर 100 आ जाए, इसका मतलब 100 का मतलब नॉमिनल और रियल जीडीपी सेम है। 100 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा है। 100 से कम आ जाए, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम है।
तो जितना ज्यादा जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ता जाएगा, हमने पढ़ा था वो इन्फ्लेशन का साइन एंड सिंबल है, जीडीपी डिफ्लेटर कम हो रहा है तो इसका मतलब डिफ्लेशन हो रही है, और जीडीपी डिफ्लेटर 100 है इसका मतलब बेस ईयर में और करंट ईयर के अंदर प्राइसेस सेम है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कौन सी ईयर में प्राइस गिरा है, 100 से 154 हो गया, फिर 168 हो गया, बढ़ता जा रहा है, फिर कम हो गया। अगर जीडीपी डिफ्लेटर कम हुआ इसका मतलब प्राइसेस गिर गए, तो 22-23 से 23-24 में, 23-24 में प्राइसेस गिरे हैं। What will be the inflation rate in 22-23 as compared to 21-22? अगर आपको ये निकालना है, सिंपल मतलब क्या होता है डिफ्लेटर का, जिस चीज की वैल्यू 100 रुपए थी 20-21 में, उसकी वैल्यू 154 हो गई, उसकी वैल्यू 168 हो गई। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन निकालनी है इन 2 सालों में, मैं क्या करूंगा, 168.40 माइनस 154.25 डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 168.4 माइनस 154.24 डिवाइड बाय 154.25 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.17, ये आ जाएगा आंसर हमारा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन विच ईयर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आर सेम, जिसमें डिफ्लेटर हमारा 100 होता है वहां पे दोनों सेम होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20-21, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालनी है। जीडीपी एट एमपी दे रखी है, एनएनपी एट एमपी दे रखी है। भाई ऐसा करो, जीडीपी एट एमपी के बाद ना एनडीपी एट एमपी निकाल दो। अगर हमारे पास एनडीपी एट एमपी आ गया तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अब एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एनएनपी एट एमपी तो है ही, एनएनपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी निकालना है। और वो क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकाल के डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसमें से हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। तो हमारा 5600 में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि एफसी पे जाना ही नहीं है अपने को। हाँ, तो इसमें से 200 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5400। तो हमारा एनडीपी एट एमपी 5400 है। अब ये हो गया 8000, ये एनडीपी एट एमपी आ गया 5400। मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आई होप कैलकुलेशन सही कर रहा हूं मैं। 8000 में से 5400 गए, 2600 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। डू वी हैव 2600 का आंसर, यस। समझ में आया? बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है एनडीपी निकालने के लिए। दे आर डिफरेंशिएट 3 डिफरेंट इंटरलिंक्ड फेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बताओ इससे सिंपल क्या आ सकता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन कौन सी होती है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फैक्टर इनकम, फिर जब खर्चा होता है उसे कंजम्पशन या डिस्पोजिशन। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, पॉइंट नंबर सी। बस उसको सीक्वेंस में नहीं दिया, आइडियली इनको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फिर डिस्पोजिशन बोलना चाहिए, बट ठीक है क्या फर्क पड़ता है। इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज इतना आई दे रखा है, व्हाट विद द लेवल ऑफ इनकम, उसने क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि कौन सा मॉडल है, 2 सेक्टर 3 सेक्टर, बट क्वेश्चन देख के पता लग रहा है 2 सेक्टर मॉडल है। तो सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है ना। अरे यार, ले भाई रिफ्रेश कर दिया तेरे को, खुश हो जा, 5 क्वेश्चन भी मत करने दे मुझे। हाँ, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड में क्या कर देंगे, सी प्लस आई, और इस एग्रीगेट सप्लाई को मैं वाई लिख दूंगा। सी आ गया 10 प्लस 0.5 वाई, और 200 को इसमें ऐड कर दिया इज इक्वल टू वाई। 210 प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू वाई, ये वहां चला जाएगा। 210 इज इक्वल टू 0.5 वाई, वाई इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 0.5, आंसर आना चाहिए 420। वेरी सिंपल। 4 सेक्टर का होता तो मैं मानता भी कुछ दम है क्वेश्चन में, 2 सेक्टर का तो वेरी सिंपल। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। तो आप मुझे बताओ ये इन्फिनिटी कब होगा, ये इन्फिनिटी तब होगा जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और 0 कब आएगा, जब एमपीसी इज इक्वल टू 1। जब एमपीसी 1 हो जाएगा तो 1 से ऊपर तो वैसे जा ही नहीं सकता ना एमपीसी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। गामा लिमिटेड इज अ साउथ कोरियन कंपनी, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लगा। ये इंडिया में ऑपरेशन कर रही है, मगर ये रेजिडेंट कहां की है, गामा लिमिटेड इज रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो अब यहां पर जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस लेना है। जीडीपी में हम ये देखते हैं प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, चाहे इंडिया का रेजिडेंट कर रहा हो या ना कर रहा हो। जीएनपी में हम ये देखते हैं उस कंट्री के रेजिडेंट्स ने कहां पे बनाया है, चाहे उस कंट्री में बनाया हो या ना बनाया हो। अब साउथ कोरिया की फर्म है, प्रोडक्शन इंडिया में कर रही है, इसका मतलब इंडिया के जीडीपी में आएगा, ये इंडिया के जीडीपी में आ जाएगा क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है। ऑन दी अदर हैंड साउथ कोरिया के जीडीपी में नहीं आएगा, साउथ कोरिया के जीएनपी में आएगा, क्योंकि साउथ कोरिया की फर्म कर रही है। तो बेसिकली दे आर इंक्लूडेड इन इंडियाज जीडीपी, साउथ कोरिया जीडीपी गलत, इंक्लूडेड इन इंडियाज जीडीपी बट नॉट इन साउथ कोरिया जीएनपी गलत, दे आर इंक्लूडेड इन इसकी जीडीपी एंड साउथ कोरिया का जीएनपी। कॉन्सेप्ट आपको अगर आता है तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
नेशनल इनकम 500 से 2500 हुई है, चेंज इन वाई अपना कितना आ गया 2000, एंड इन्वेस्टमेंट कितनी करी है 200, चेंज इन आई करा है हमने 200, एमपीसी की वैल्यू निकाल दो, तो मल्टीप्लायर निकाल दो, मल्टीप्लायर क्या होता है हमारा चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर हो गया 2000 डिवाइड बाय 200, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10 गुना हो गया ना, तो 200 करोड़ की वजह की इन्वेस्टमेंट करने से 2000 करोड़ का असर आया, मल्टीप्लायर 10 है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 10, ठीक है जी, ये ऐसा कर सकते हो 1 डिवाइड बाय एमपीएस, मल्टीप्लायर का ये भी फॉर्मूला होता है ना, इज इक्वल टू 10, एमपीएस की वैल्यू कितनी हो गई 0.1, एमपीएस 0.1 है तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो यार, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू मल्टीप्लायर, 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 एमपीसी, 9 इज इक्वल टू 10 एमपीसी, एमपीसी इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 10, आंसर फिर भी क्या आएगा 0.9 आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, एनडीपी एट एमपी दे रखा है, एनएनपी एट एमपी दे रखा है, बताओ इससे सिंपल सवाल और क्या हो सकता है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए दे रखे हैं। एनडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू एनएनपी एट एमपी, ये हो गया 10,000 करोड़, ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिसिंग फिगर है, ये आ गया 12,000 करोड़, बताओ कौन नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, 2000 करोड़ हमारा आंसर हो गया। इफ जीडीपी डिफलेटर इज ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 का मतलब नॉमिनल जीडीपी हमारी रियल जीडीपी से ज्यादा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रियल जीडीपी ये हो गया, नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इंटू 100 ना, तो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, तो उसके मतलब हमारा न्यूमरेटर ज्यादा है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन हो गया। तो अगर आपने की देखी होगी, मैंने पहले 50 क्वेश्चन को करने में टाइम लगाया क्योंकि वो फिर भी डिस्कस करने लायक थे, उसमें इफ एंड बट थे, बट अगले 50 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही आसान थे, और यहां पर ऐसे आपकी साइकोलॉजी से खेलता है, वो जानबूझ के जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है पहले 50 में डालता है ताकि आप थोड़ा डर जाओ, आप पे प्रेशर आ जाए, और आखिरी के क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली निकाले, ठीक है जी। अगेन मैं बोलना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बेस्ड ऑन पहली बार जो मैंने रीडिंग करी है, अगर आपका कहीं पर भी ओपिनियन कोई डिफरेंट है या आपके दिमाग में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ डिटेल डिस्कशन ऑडियो में करना चाहते हैं कि सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या हो, आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं पर भी आपका ओपिनियन हल्का सा भी डिफरेंट है, आप जरूर मेरे साथ डिस्कस करिए, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं ये आंसर सजेस्टेड आंसर नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, आई एक्नॉलेज दैट फैक्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लास्ट तक वीडियो में पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लग जाए, और आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स ने साथ साथ ये पेपर दिया है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने मार्क्स पता कर सकें, और आपके मार्क्स कितने बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाउ मच हैव यू स्कोर्ड बेस्ड ऑन दिस आंसर की। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।